अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। ओके ग्रेट। अच्छा, कल हम लोग कर रहे थे काम थोड़ा सा डायनामिक वेबसाइट के ऊपर, एंड वी क्रिएटेड अ सिंपल वेबसाइट जिसमें हमने हेडर और फुटर को एक्सक्लूड किया था मेन फाइल से। ठीक है। अ, जो हमारा प्रोजेक्ट है, दिस वाज आवर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने इस फुटर फाइल को अलग किया था एंड देन वी एक्सक्लूडेड हेडर आल्सो। सो इसकी कल सबको समझ आ गई थी या इसमें कुछ चीज स्टिल मिसिंग है? यू कैन टेल मी। स्लाइडर की मुझे लगता है काफी सारे लोगों को इशू होगा स्लाइडर के ऊपर, बिकॉज आई हैड टू ऐड दीज फाइल्स इन अ वेरी फास्ट पेस ताकि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। तो स्लाइडर जो है उसको ऐड करने के काफी सारे तरीके हैं। So unless until none of you is having problem with it, I'm good. लेकिन अगर आप में से किसी को इसमें इशू है स्लाइडर कैसे ऐड हुआ है, तो I can replace the slider with something else and I can tell you how this is being mixed with the HTML, कैसे ये जो है वो वर्कआउट कर रहा है। अदरवाइज आई शुड मूव टुवर्ड्स बैकएंड, जिसमें कनेक्शन क्रिएट करूंगा डेटाबेस के साथ, सो वी कैन फेच डाटा फ्रॉम द डीबी एंड क्रिएट डिफरेंट व्यूज एंड क्रिएट अ CRUD, बेसिक CRUD add update delete functionality, and we create a login section. So in a simple way, if we create different things, we can achieve our complete website. We can tie it together and deploy it over our server. So this is the way we understand how to create a dynamic website. सो कल के लेक्चर में अगर किसी को इशू है तो लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू नहीं है कल वाले लेक्चर में? ओके, गुड। जी, ये हमारी कोड बेस है जिस पे कल हम काम कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने हेडर फाइल इंक्लूड की थी एंड देन वी इंक्लूडेड द फुटर फाइल, और सेंटर में ये सारा हमारा कंटेंट है जो हम लोगों ने ऐड किया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये दिस इज अ सिंगल पेज वेबसाइट जो हमने कल क्रिएट की थी। वी वांट टू मेक अ मल्टी पेज वेबसाइट, तो हमें क्या करना है? ठीक है। यानी हम चाह रहे हैं कि एक से ज्यादा पेज इसी वेबसाइट के अंदर, लाइक होम,
जो हमने यहाँ पे सेक्शन क्रिएट किए हुए हैं कि दिस इज अवर होम पेज, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। अब अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस को कैसे ऐड करना है, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसका स्टार्ट जो है अगेन पीएचपी से स्टार्ट, और जो हमारा स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे हेडर को। इसका नाम रख रहा हूँ अबाउट डैश अस डॉट पीएचपी, ठीक है। और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है। इसको सिंगल कोट्स के अंदर ले जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये सिंगल कोट्स में आता है, ठीक है। सो अबाउट अस में हेडर इंक्लूड कर लिया, एंड अबाउट अस में हमने फुटर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इन बिटवीन दैट हमारा सारा बॉडी कंटेंट आ जाएगा। सो आई गो टू दिस पेज हियर, आई राइट अबाउट अस, यानी इस प्रोजेक्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो पेज ओपन होता है दैट इज इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स के अलावा अगर कोई पेज ओपन करना है तो उसका एड्रेस आपको देना पड़ेगा। उसका एड्रेस फाइल नेम ही यहाँ पे आ जाएगा अबाउट अस डॉट पीएचपी, क्योंकि वो सेम डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें तो अबाउट अस डॉट पीएचपी के अंदर आपका फुटर आ रहा है लेकिन हेडर नहीं आ रहा, ठीक है। हेडर आपका जो है दिस इज सिमिलर, जो कि यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है इसमें, और इसमें देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये फाइल, अगर कोड देखें, कल हमने सिर्फ फाइल ऐड की है, इस फाइल के अंदर हमारी सिर्फ क्या है, स्टाइलिंग, जो हमारी स्टाइल शीट है वो लिंक हुई है, बॉडी को ओपनिंग टैग है, देयर इज नथिंग एल्स। इसका मतलब ये है कि जो अपर सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका हेड एलिमेंट है, हेड का टैग है जिसमें आपकी फाइलों के लिंक आ रहे हैं, स्टाइल शीट आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वेबसाइट इस तरह की बनाऊं कि मैं जितने पेजेस ऐड करूं उनके टॉप और बॉटम पे हेडर आ जाए। सो व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे मेन पेज के ऊपर से जहां पे ये हेड मेन्यू मेरा स्टार्ट और एंड हो रहा है, हेडर जो है यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये अपर रैपर है उसका। सो यहाँ से मैं इसको पिक करता हूँ क्योंकि ये मुझे सब पेजेस में चाहिए, और इस पूरी डिव को यहाँ से कट करता हूँ और इसको उठा के ले जाता हूँ हेडर के अंदर बॉडी के फौरन बाद, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेरा जो हेडर है वो तकरीबन हर पेज पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटर वाला जो कंटेंट है उसको मैं अपनी मर्जी से जहां चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। अबाउट अस के अंदर जो मैं चाह रहा हूँ चीज क्या होनी चाहिए कि मेरे पास इसके अंदर, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें हेडर के बाद आपने एक डिव लगाई, ठीक है, और स्लाइडर की, और वो यहाँ पे जाके आपके पास हेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी डिव यूज करें एज अ रैपर, अबाउट अस रैपर, और उस टिप को यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आपने अपना जो भी सेक्शन क्रिएट करना है, जैसे मैं इसमें दो कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, कॉल डैश 50, अगेन कॉल डैश 50, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास आ जाए डिस्क्रिप्शन या मिशन रैपर, और राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा जो फुटर की स्टेटमेंट है वो आप टॉप पे भी डालेंगे तो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन पोजीशन जो है दैट मैटर्स, कि अगर आप उसको टॉप पे डाल रहे हैं तो फुटर टॉप पे शो हो जाएगा। हमें फुटर बॉटम पे रखना है, हेडर टॉप पे रखना है, इसलिए हमने हेडर को ऊपर इंक्लूड किया और फुटर को बॉटम में इंक्लूड किया। अगर मैं इस फुटर को उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो होगा ये कि बाद वाला कंटेंट जो है वो फुटर का वो पहले आना शुरू हो जाएगा। सो फुटर हमेशा पेज के एंड में आता है, हेडर हमेशा स्टार्ट में आता है, सेंटर में आपकी बॉडी आती है। इस बात का ख्याल रखना है। इसको 60 कर लेते हैं और इसको 40 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम अपना कोई पैराग्राफ ले लेते हैं।
रिफ्रेश करते हैं, यहाँ में हमारा पैराग्राफ आना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो ये दिस इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। कंटेंट जो है मेरा अच्छा नहीं लग रहा। इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक पिक्चर आ जाए, तो एक पिक्चर ले लेते हैं। हम्म, जैसे ये वाला, ठीक है। चलो जिसको सेव कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ बैनर। इसकी एक्सटेंशन डॉट वेब पी है। वेब पी भी आजकल में इसकी एक्सटेंशन है। न्यू इमेज फॉर्मेट ऑन द वेब, दैट इज वेब पी। सो हम इसको भी यूज कर सकते हैं सोर्स के अंदर। सो करते क्या है कि यहाँ पे जाके एक डिव क्रिएट करते हैं क्लास बैनर रैपर, क्योंकि पेज जरा खाली खाली लग रहा है, इस वजह से मैं बैनर ऐड करने लगा हूँ। स्लाइडर ऐड करूंगा तो फिर वही, क्योंकि स्लाइडर हमारे इस तरह का है कि वो पूरे पेज को स्क्रॉल कर रहा है, सो दैट डजंट लुक वेरी गुड। सो इसलिए मैं यहाँ पे बैनर ऐड करने लगा हूँ। इमेजेस के अंदर बैनर डॉट वेब पी, ठीक है। और यहाँ से आप उसको कॉपी करें। And you should place it in your project folder. स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं एंड दिस इज नाउ दैट इट वर्क्स। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये वाला जो हमारा टेक्स्ट सेक्शन है, एक तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी हाइट को कम करते हैं। बैनर रैपर डब्ल्यू आर डबल पी ई आर, ठीक है। इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अभी देखें कंप्यूटर सेक्शन के अंदर तो हाइट आ रही है 600। यू मेक हाइट लाइक 350 या 300। तो असल चीज़ ये है कि आपको ये बताना था कि आप किस तरह से एक वेबसाइट के पूरे पार्ट्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट फाइल्स के अंदर, उनको जहां जहां जरूरत होती है इंक्लूड करवा लेते हैं। जैसे हमने हेडर को क्रिएट किया, उसमें हम लोगों ने हेड डाला, हेड और बॉडी का टैग डाला, और उसके बाद हमने पूरा अपर मेन्यू उसके अंदर ऐड करवा दिया।
और फुटर में फुटर रखवा दिया, और सेंट्रल पार्ट में हम जहां जहां चाहें अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास आ गया जो है अबाउट अस के सेक्शन के अंदर ये कंटेंट आ गया। राइट साइड पे आपको पिक्चर ऐड करना चाहें कंपनी के एम्प्लॉयज की, मिशन स्टेटमेंट की, कोई भी आप एक पिक्चर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं 60-40 पे आपकी रेशो में। अनमिनिफाई कोड, कौन सा अनमिनिफाई करना चाह रहे हैं आप कोड? नॉर्मली लोग जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। अपना अगर कोई मिनिफाइड कोड है उसको उसको चाहते हैं क्लियरली रीड आउट करना है। जैसे मेरे पास ये अगर ये कोड आ रहा है, ये वाला मिनिफाइड कोड है, सो यहाँ पे देखेंगे ब्राउजर के लास्ट पे प्रेटी प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोड जो है वो रीडेबल हो जाएगा सारे का सारा। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का जितना कोड होता है वो मिनिफाइड हुआ होता है, ठीक है। पीएचपी का कोड ज्यादातर मिनिफाइड नहीं होता। तो सब्लाइम में मिनीफाई करने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से मिनीफाई अनमिनीफाई करें, इसको कॉपी करें और उठा के वहां पे अपने ब्राउजर में ले जाएं। दूसरा, यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन प्रेटी प्रिंट, आपके पास काफी सारी एक्सटेंशन हैं जो कि आपके टैग्स को, अगर आपके पास XHTML है वो मिनिफाइड है या जावास्क्रिप्ट की फाइल मिनिफाइड है, आप ऑनलाइन उसके अंदर उस कोड को एंटर करें और ब्यूटीफाई, मतलब जैसे ये वाली वेबसाइट है beautify.io, इसमें आपने कोड एंटर किया मिनिफाइड वर्जन और ब्यूटीफाई कोड पे क्लिक किया, आपको रीडेबल कोड मिल जाएगा, उसको आप कॉपी करके अपनी फाइल में ले जाएं। सबलाइम की कोई ना कोई एक्सटेंशन होगी जो ये काम करेगी। सबलाइम में कोई एक्सटेंशन अगर आपको ऐड करनी है, कमांड शिफ्ट और अपनी कोई ना कोई आप ऐड कर सकते हैं नई वहां पर एक्सटेंशन। दूसरा, हेल्प के सेक्शन में आप, जैसे यहाँ पे तो मुझे हेल्प में जाके चीजें मिल रही हैं, विंडोज में आई डोंट नो ये फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी या नहीं। आपके पास इसकी कमांड प्रॉम्प्ट होती है, वहां पे जाके आप ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं, या टूल्स में जाके कमांड पैलेट पे आए, यहाँ पे आके आप नई चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इंस्टॉल एक्सटेंशन करनी है तो इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक करूंगा, उसके बाद ये मुझे पूछेगा पैकेज नेम कौन सा जो मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो अगर सबलाइम के अंदर कोई ऐसा पैकेज बना हुआ है जो कि कोड को अनमिनिफाई करता है तो आप उसे अनमिनिफाई कर सकते हैं। अनमिनिफाई का यहाँ पे मेरे पास नहीं है, CSS अनमिनिफायर अभी आया है एक, पहले आपको गूगल करके चेक कर लेना चाहिए जो भी आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है। अगर तो वो एग्जिस्ट करती है तो फिर आप उसे यहाँ से कमांड पैलेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे CSS को अनमिनिफाई करना है तो ये वाली एक्सटेंशन अवेलेबल है, ये अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसको इंस्टॉल कर देगा। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास स्टेटस आ रहा है इंसर्ट मोड, इस यहाँ पे जहाँ इंसर्ट मोड आ रहा है वहां पे आ रहा था इंस्टॉलिंग अनमिनिफायर। हेल्प में लिखूंगा तो अनमिनिफायर या तो यहाँ पे आ जाएगा, या मेरे पास किसी ना किसी यहाँ पे मेन्यू में अनमिनिफायर की वो आ रही होगी, जो हमने नई इंस्टॉल की है फंक्शनैलिटी। जैसे ये पैकेजेस में ब्रैकेट हाइलाइटर आ रहा है, ये आ गई थी सेक्शन सिलेक्शन में अनमिनिफाई CSS जो हमने नई एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। तो पहले वो एक्सटेंशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके बाद आप उसे सप्लाई में यूज कर सकते हैं। तरीका ये है, आप अपने विंडोज के इसके टूल्स के सेक्शन में जाएं, कमांड पैलेट पे जाएं, यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज की कमांड लेके एंटर करें और उसमें से आपको जो भी एक्सटेंशन चाहिए उसका नाम दें और उसे इंस्टॉल करना है। इस तरह से अपनी डिफरेंट एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्सटेंशन, जैसे ये सारी देख रहे हैं आप, बहुत सारी एक्सटेंशन है, आपको पता होना चाहिए आप यूज कैसे करना चाह रहे हैं। क्लियर है?
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। चलें, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम एक एडमिन पैनल बनाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ डाटा जो है डेटाबेस से मंगवा के रखवाएंगे, और एक लॉगिन पेज जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। एडमिन पैनल नॉर्मली कुछ वेबसाइट्स आप लोग जब अपवर्क के ऊपर जाएंगे या फाइवर पे काम करेंगे तो कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट इस तरह की होगी कि उनको वो एडमिन पैनल डिजाइन करवाना है और उसके ऊपर वो डिफरेंट फंक्शनलिटी से आ रहे हैं। तो एडमिन पैनल आप कहाँ से लेंगे, किस तरह का होना चाहिए, नॉर्मली लोग क्या यूज करते हैं, उस पर बात करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, फिर कम हो जाते हैं, 25 30 पे जाते हैं, 20 पे हो जाते हैं, 15 पे जाते हैं। मुझे थोड़ा सा आप लोगों से फीडबैक चाहिए कि जो हम कर रहे हैं कितने लोगों को वो चीज़ समझ आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप आते हैं, बैठते हैं, खोल के देखते हैं, समझ नहीं आ रहा, बंद कर दिया। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर बिहेव कर रहे हैं कि शायद हमसे होना नहीं है या हमें समझ नहीं आ रही या हमारे लेवल का नहीं है या हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जो है एम्बैरेसमेंट फील होगी उससे, या जो है वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो आपको उस तरह से आंसर नहीं करेगा, कोई भी आपको फियर है तो लेट मी नो ओपनली। क्योंकि मेरा एफर्ट करने का मकसद ही तब है जब आप लोग सीखना चाह रहे हो। अगर आप सीखना नहीं चाह रहे या आपको मुश्किल लग रहा है तो आई शुड नो दैट, ताकि मैं इसको और इजी बना सकूं किसी और वे में। मैं अपने लेक्चर्स को मजीद डिवाइड कर लूं ताकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इन वन डे मैं उनको डिवाइड करके 2 डेज पे ले जाऊं, या उनको नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर दिया करो। सो मुझे थोड़ा सा आप ये बता दें, अगर किसी को इशू आ रहा है, जो लोग आते हैं चेक करते हैं चले जाते हैं, या तो उनको आता है तो वो कमेंट कर दिया करेंगे जी ये चीज हमें पता है। तो अगर नहीं आता, मुश्किल लग रहा है, तो भी मुझे बता दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक के साथ ही मैं जो है डिवाइस कर सकता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर किस तरह का होना चाहिए या करंट लेक्चर में क्या मजीद चीज ऐसी है जो इम्प्रूव होनी चाहिए या रिपीट होनी चाहिए। तो कोई इस तरह की कोई चीज है तो मुझे बता दें। आई विल वेट फॉर यू अनलेस ऑल अदर पीपल सी द वीडियो एंड दे कमेंट बिलो। तो आप करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि ये रीजन है, क्या मसला है क्या नहीं। क्योंकि काफी हाई लेवल की चीजें हैं जो कि मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम। मुझे पता है कि किस तरीके से मैंने किस किस पेस पर लेके सबको वहां तक पहुंचना है। जिसको नहीं पता, जिसने पहले नहीं किया, जिसका इंटरेक्शन ही नहीं है वेब के साथ, जिसका इंटरेक्शन नहीं है बैकएंड के साथ, जिसका इंटरेक्शन ही नहीं है। अच्छा जी, मैं विश मुमताज खान कह रही मोस्टली चीजें आती हैं पहले से, ओके ग्रेट। बस ये मसला यहाँ पे आ रहा था कि हमारे पास कुछ जो है टेक नॉन टेक बैकग्राउंड के लोग थे या नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे, तो उनके लिए एक बेस नहीं थी बनी हुई। सो बेस बनाने के लिए ये सारा प्रोसीजर मुझे करना पड़ रहा है, अनलेस अभी तक मेरा ख्याल है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन हम लोग कवर कर चुके होते हैं। लेकिन ये है कि सबको साथ लेके चलना है। सो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी। वो आप बाय द टाइम सारे सीखेंगे, किस तरह से प्रोफाइल को आप मजीद ग्रूम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को ग्रूम कैसे कर सकते हैं, वो विद एक्सपेरिमेंट आएगा। वो इन वन डे प्रोसेस तो है ही नहीं है। उससे पहले आपकी टेक्निकल स्किल्स जो है वो ओके होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं या प्रपोजल पे अप्लाई करने लगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन बिल्ड दैट थिंग। तो वो कॉन्फिडेंस स्किल के बगैर नहीं आ सकता। तो वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए या उसको सेटअप करने के लिए इस सारे प्रोसेस को मैं कर रहा हूँ। वरना इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी फॉर मी कि मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बता दूं और प्रपोजल राइटिंग के बारे में बता दूं, कम्युनिकेशन के बारे में बता दूं, और आप लोग ठीक है पैसे कमाने शुरू करें एंड वी हैव गुड रिजल्ट्स। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप एक या दो प्रोजेक्ट कर लें, वो आपके लिए आसान हो, तीसरा प्रोजेक्ट आपके लिए मुश्किल हो, अपनी प्रोफाइल आप अपनी बंद करवा के बैठ जाएं। आदिल, आपकी बात जो है वो लगती है जाके दिल को, लेकिन इससे ज्यादा इजी करना
बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मजीद स्लो डाउन करूं और रिपीट करता रहूं, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ एक पूरे प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे सेपरेट करना था, कैसे डिवाइड करना था, इट इज फॉर दैट। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग कस्टम डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है। ओपन कर रहा हूँ मैं फोल्डर, लेकिन उससे पहले फोल्डर क्रिएट करना जरूरी है। सो आई गो टू ट्रिपल W, और यहाँ पे आके मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। उसका नाम रख रहा हूँ कस्टम डैशबोर्ड, ठीक है। और कस्टम डैशबोर्ड के अंदर आई विल क्रिएट डिफरेंट फाइल्स। ओपन रिसेंट, और आई विल क्रिएट ओपन पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे ट्रिपल W के फोल्डर के अंदर कस्टम डैशबोर्ड। कल मुझे कोई पूछ रहा था कि सर किस तरह सब्लाइम में आप फोल्डर को इंक्लूड करते हैं, तो दिस इज द वे कि आपने, आपके पास सब्लाइम इंस्टॉल है, आप फाइल पे क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें, या कंट्रोल O प्रेस करें। आपको जो फोल्डर ओपन करना है अपनी ये एक्सप्लोरर में से उस फोल्डर पे जाएं, उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करें, उस पूरे फोल्डर को ओपन करना है। तो फोल्डर पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है, लेकिन अगर उसके अंदर से किसी फाइल को ओपन करना है तो फाइल पे क्लिक करके उसको ओपन करना है। फाइल पे ओपन नहीं करना, पूरे फोल्डर को करना है, तो फोल्डर पे क्लिक करें, ओपन करते हैं। चलें जी, ये हमारा एम्प्टी फोल्डर है। इसके अंदर मुझे अपना एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है जिसमें मैं डेटाबेस से डाटा ला के भी स्टोर करूंगा। तो व्हाट इज द प्रोसेस टू डू दैट? डैशबोर्ड कहाँ से आएगा? आजकल हमारे पास ऑनलाइन डिफरेंट डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं डैशबोर्ड, वो है जी एडमिन LTE के। अगर आप में से किसी ने काम किया हो पहले डैशबोर्ड के ऊपर, तो एडमिन LTE काफी सारे बच्चे जो हैं वो अपने फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर भी इस टेम्पलेट को ऐड करते हैं। बूटस्ट्रैप बेस्ड टेम्पलेट है, और इसके अंदर आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, और एक अच्छा डैशबोर्ड आपका डिजाइन हो सकता है। इसके अंदर जो डिफरेंट विजेट्स हैं उनका यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आप किस किस विजेट को किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं वो सारे यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे आपने स्टैट्स देने हैं तो आप ये वाला फर्स्ट वाला यूज कर लें, अगर आपने प्रोग्रेस बार के साथ स्टैट्स देने हैं तो ये यूज कर लें, अगर आपने सिंपल क्लिकेबल देने हैं तो आप ये यूज कर लें, एक्सपैंडेबल्स आपने देने हैं तो आप ये यूज कर लें, ठीक है। क्रॉस पे क्लिक करेंगे खत्म हो जाएगा, प्लस पे एक्सपैंड होगा, कोलैप्सिबल होगा। लोडर्स के साथ ये दिया हुआ है। चैट बॉक्स का अगर आपको विंडो यूज करनी है तो आप इसका कोड उठा लें, सोशल विजिट्स के लिए आप ये उठा लें, फिर पोस्ट के लिए आप ये उठा लें। तो डिफरेंट चीजें इसमें दी हुई हैं। UI एलिमेंट्स पे हैं तो जनरल पे आप आते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ये UI एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हर चीज डिजाइंड ऑलरेडी। तो हमें स्टाइलिंग करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कनेक्टिविटी करने की जरूरत है कि हमारे पास डाटाबेस में ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, वहां से हम डाटा फेच कर रहे हैं, और इन डिफरेंट कंट्रोल्स के अंदर, डिफरेंट UI एलिमेंट्स के अंदर हम वो डाटा जो है वो रखवा रहे हैं, ठीक है। तो एडमिन LTE का जो दो अभी हमारे पास थे, इससे पहला जो वर्जन था अ, वो यूज होता था, बाद में सेकंड वर्जन आ गया। काफी सारी एप्स में सेकंड वर्जन यूज हो रहा है। अभी आजकल हमारे पास इसका एडमिन LTE थर्ड वर्जन भी आ चुका है। और ये जो डैशबोर्ड वर्जन है ये काफी जगह पे एजेक्स के साथ कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, कई लोग इसको एंगुलर में और रिएक्ट में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली है HTML है, उसको फ्रेमवर्क में अगर आप इंक्लूड करवा लें, बाइंड कर लें, तो दिस बिकम्स लाइक अ प्रोग्रेसिव वेब ऐप, ठीक है। सो आई एम राइट नाउ गोना यूज एडमिन LTE 2, और हम चाह रहे हैं कि हम एक लॉगिन पेज क्रिएट करें, वहां से यूजर लॉगिन करे और इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाए, और इस डैशबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमारा क्रिएट हो जाए। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स की छोटी सी डाटाबेस क्रिएट करते हैं जिसमें हम ऐड स्टूडेंट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, या ऐड मार्क्स फॉर स्टूडेंट करते हैं। इस तरह का हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लें, ताकि आप लोगों के लिए कल को आपको कोई भी कोर PHP के ऊपर काम करना पड़े, आपको कोई प्रोजेक्ट मिले अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर, और आपको क्लाइंट कहे कि मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए, सो यू नो हाउ टू राइट कोड, यू नो हाउ टू अचीव अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। अगर आपको वर्डप्रेस में वो चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, काफी सारी चीजें आपको वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस में वो चीज़ नहीं मिल रही है और आपको पता है कि आप PHP में कोड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उसके साथ प्राइस पे बात करें और उस प्रोजेक्ट को आप PHP में कवर कर लें, ठीक है। तो प्योरली आप लोगों को प्रोग्रामिंग की स्किल्स देने के लिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स कि मुझे इस तरह से आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कंप्लीट करवाना है। हमारे कोर्स में जो चीज़ है वो ये है कि मुझे आपको PHP के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बताने हैं डिफरेंट, जिसमें आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, और कंडीशनल्स हैं, और लूप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, और एक दो प्रोग्राम्स आपको बताने हैं एग्जीक्यूशन कैसे होती है।
बट दिस आई एम डूइंग ऑन माई ओन, ताकि आप लोग जो है वो प्रोफेशनल लाइन के अंदर जाके जो है मार ना खाएं किसी जगह पे। अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनेस्टली, तो आपको कुछ डेफिनेटली सीखने को मिले। अच्छा जी, ये इसका बेसिकली लॉगिन पेज है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं यहीं पे दो पेजेस क्रिएट करने लगा हूँ। पहला पेज है मेरा जी लॉगिन डॉट पी एच पी, और दूसरा पेज है मेरा डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, और एक फाइल इसमें मैं और क्रिएट करने लगा हूँ। एक फाइल इसमें मैं और क्रिएट करने जा रहा हूँ, उस फाइल का नाम है जी config डॉट पी एच पी, जिसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। और एक फाइल हमारी हो सकती है हेल्पर डॉट पी एच पी, जिसके अंदर हम हेल्पर फंक्शन जो है वो अपने लिख लें। ठीक है। अच्छा जी, config डॉट पी एच पी में क्या होगा, config डॉट पी एच पी में हमारी जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी की जो कमांड है वो लिखी होगी। डेटाबेस हमारे पास अभी तक नहीं बनी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्रिएट अ डेटाबेस। लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी में एडमिन में जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, और उसका नाम रख देता हूँ कस्टम डैशबोर्ड। ठीक है, डीबी क्रिएट हो गई। और हाउ टू कनेक्ट योर वेबसाइट विद द डेटाबेस, ये चीज़ आपको मिलेगी माई एसक्यूएल के अंदर। तो माई एसक्यूएल और माई एसक्यूएल आई दो चीज़ें होती हैं आपके पास यूज। माई एसक्यूएल जो है बेसिकली ओपन सोर्स जो है वो आपकी रिलेशनल डीबी है, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स नेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ माई द नेम ऑफ को फाउंडर माइकल वर्डिनस, और माइकल वर्डिनस डॉटर, एंड एसक्यूएल इज एब्रिविएशन फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एसक्यूएल का नहीं पता होगा। सो व्हाट आई विल सजेस्ट देम कि वो लोग आज से ही W3 स्कूल के ऊपर जाएं, एंड दे स्टार्ट लर्निंग दिस सेक्शन। कौन सा सेक्शन, यहाँ पे ये एसक्यूएल का सेक्शन है। ठीक है, जिसमें छोटी छोटी कमांड्स हैं। इन कमांड्स को आप सीखना शुरू करें, ट्राई आउट करें। जैसे ट्राई इट योरसेल्फ में आए, तो यहाँ पे आप अपनी कमांड को चेंज करके, जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब है कि सिलेक्ट का मतलब है लेके आओ डाटा, स्टैटिक का मतलब है सारा डाटा फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स के टेबल में से रन करूंगा एसक्यूएल, तो सारे रिकॉर्ड को ले आएगा। सो कुछ प्रैक्टिस हम जो है यहाँ पे भी करेंगे एसक्यूएल की, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूंगा। और उसके बाद हम कनेक्टिविटी का सारा पोर्शन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये फाइल्स क्रिएट करनी है। अभी के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एडमिन एलटी के अंदर क्या करूँ, लॉगिन पेज क्रिएट कर दूं, और डैशबोर्ड का पेज जो है वो एज इट इज मेरे पास आना शुरू हो जाए। ठीक है, सो लॉगिन पेज के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स करता हूँ, और व्यू पेज सोर्स के अंदर मेरे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको मुझे लेके जाना है हेड में, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको लेके जाना है फुटर में। सो इस वेबसाइट को हम थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं कि हम हेडर और फुटर की फाइल्स को अलग अलग क्रिएट कर लें। जो रिसोर्सेज हेडर के हैं उसको हेडर में रख लें, जो फुटर के हैं उसको फुटर में रख लें। सो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, और इसको सेव करते हैं, हेडर डॉट पी एच पी, और एक फाइल बना लेते हैं फुटर डॉट पी एच पी। ठीक है, और हेडर डॉट पीएचपी और फुटर डॉट पीएचपी ये दो बन गई। और अब जो है हम हमारे पेजेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे इससे। तो व्हाट वी डू, सबसे पहले हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो ये कंपोनेंट सारे जो हैं ये ऐड हुए हुए हैं इसी, मैंने क्योंकि इसका सोर्स कोड ओपन किया है, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके मैंने इसका सोर्स कोड ओपन किया है। यहाँ पे ये लिंक अगर आप देखेंगे तो ये HTTP से स्टार्ट नहीं हो रहे, ये सारे लिंक डॉट डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं। डॉट डॉट का मतलब है कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसा फोल्डर है। अगर आप दो स्टेप पीछे जाएं तो ब्राउज कंपोनेंट्स का फोल्डर है, उसमें बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन CSS बूटस्ट्रैप डॉट CSS ये फाइल पड़ी हुई है। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस फाइल को ओपन करवाते हैं न्यू टैब में, और यहाँ से हमें इस फाइल का पूरा पाथ मिल जाएगा। आइधर हम इस पाथ को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवा दें, ठीक है, या हम इसको डाउनलोड करके जिस तरह से उसने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करे हुए हैं, इस फोल्डर के अंदर हम ये फाइल रख लें। मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं इस पूरे को विद पाथ ही मैं ऐड करवाने लगा हूँ। तो पहले हमने क्या किया था, इसके पिछले प्रोजेक्ट के अंदर जब हमने हेडर का सेक्शन क्रिएट किया था तो हमने बॉडी से सारा कोड उठाया था। ठीक है, और इसको उठा के हम ले गए थे हेडर के अंदर। अभी भी हम यही करने लगे हैं कि बॉडी का जो कोड है उसको उठा के हम ले गए हैं हेडर के अंदर। ठीक है, और ये वाला जो हमारा पाथ है href वाला, इसको हमें अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, पहले वाली फाइल को ओपन इन न्यू टैब करें, ठीक है, और यहाँ से आपको उसका एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा। उस एग्जैक्ट पाथ को आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे आके रिप्लेस कर दें।
तो याद रखिएगा, ये आपका प्रोजेक्ट तब चलेगा जब आपके पास इंटरनेट चल रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो HTTP से कभी भी कोई फाइल CSS आके यहाँ पे बाइंड नहीं होगी। उसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप यहाँ से फुल जो है इसको कॉपी करें और अपने फोल्डर में आके यहाँ फोल्डर बना के CSS का उसके उसके अंदर ये फाइल आप पेस्ट करके तो ऐड कर लें। तो ये पहला तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर लाइक दिस अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट इन्होंने की हुई है उसी अरेंजमेंट को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बावर कंपोनेंट्स और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और प्लगइन्स, ठीक है, ताकि हमारे पास कल को अगर किसी कोई फाइल अगर नहीं लोड हो रही तो ट्रैक करना आसान होगा कि बावर कंपोनेंट्स की 3 फाइलें आ रही हैं तो मेरे फोल्डर में 3 फाइलें हैं या नहीं, CSS की 2 फाइल्स आ रही हैं तो CSS में 2 फाइल्स हैं या नहीं, सो दैट बिकम्स इजी। तो बावर अंडरस्कोर कंपोनेंट्स, ठीक है। और पावर कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास 3 जो है बेसिक फाइल्स आती हैं। पहली फाइल को कॉपी किया, इस फाइल का जो नाम है दैट इज bootstrap.min.css। तो यहाँ पे जाके न्यू फाइल क्रिएट की, उसके अंदर इस सारे को पेस्ट किया, सेव किया, उसका नाम रख दिया bootstrap.min.css, ठीक है। और दूसरी फाइल को ओपन करेंगे, फॉन्ट ऑसम की फाइल है, ठीक है। इस सारे को कॉपी किया और यहाँ पे लाके आप इसको प्लेस करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, कोड कॉपी करके सेव करेंगे, font awesome dot min dot css, ठीक है। एंड देन वी ओपन थर्ड फाइल और इस थर्ड फाइल के अंदर हम लोग कॉपी करते हैं सारे को और इसका नाम होना चाहिए जी आइकॉन, आइकॉनिकॉन्स या आयन आइकॉन्स या आयन आइकॉन्स है, ठीक है। आयनिक आइकॉन्स डॉट मिन डॉट सी एस एस। तो न्यू फाइल में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, आयोनिक आयोनिकॉन्स, ठीक है, डॉट मिन डॉट सी एस एस, ठीक है। ये तीनों मेरे पास यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा फाइल पाथ है? अगर आप यहाँ पे देखें, एडमिन एल की अपनी CSS है, उसको ओपन करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट, जिसे बोलते हैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वाला तरीका। असल तरीका हमारे पास और भी है कि हम इस टेम्पलेट पूरे को डाउनलोड करें, ठीक है। इस ये गिटहब के ऊपर बेसिकली पड़ा होगा, इस टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे, जितनी फाइलें मैं कॉपी कर रहा हूँ मुझे साथ ही मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मुझे व्यू मिला है मैं उसी व्यू की सारी फाइल्स कॉपी करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। कुछ लोग सेटअप करने के अंदर काफी सारा टाइम लगा देते हैं और कोई ना कोई फाइल उनसे फिक्स नहीं हो रही होती जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो मैं उस सारे प्रोसेस से बचने के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरी फाइल जो है वो नया फोल्डर क्रिएट होगा, इसके अंदर नहीं होना, मेन फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट होगा। उसका नाम क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे बावर कंपोनेंट्स का फोल्डर था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर है। तो DIST, इस डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर के अंदर आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें, दैट शुड बी CSS। ये पाथ में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर CSS है, उसके अंदर ये फाइल है। सो उसके अंदर हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ कोड कॉपी करते हैं और उसका नाम रख देते हैं एडमिन LTE डॉट, तो यहाँ पे LTE कैपिटल डॉट मिन डॉट CSS, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ब्लू डॉट CSS। ब्लू बेसिकली इसकी स्क्रीन जो है स्किन ब्लू है तो इसलिए ब्लू डॉट CSS वहां पे यूज हो रही है। इसका पाथ क्या? प्लगइन्स आई चेक स्क्वेयर ब्लू। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, प्लगइन्स आई चेक स्क्वेयर, inside square the file name is blue dot CSS, ठीक है। सेव किया और नेक्स्ट इज फॉन्ट ऑसम। यहाँ से जो आपको फॉन्ट, बल्कि गूगल फॉन्ट से जो फॉन्ट मिल रहे हैं ये हमारे हेड में एज इट इज आ जाएंगे, इसको सेव करवाने की जरूरत नहीं है। फुटर में बावर कंपोनेंट्स में jQuery का फोल्डर है, बूटस्ट्रैप का फोल्डर है और प्लगइन्स में आई चेक के अंदर ये फाइल रखनी है। सो बावर कंपोनेंट्स के अंदर नया फोल्डर क्रिएट करेंगे
और फुटर के अंदर हमारे पास jQuery का फोल्डर है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर है। सो jQuery सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सारा काम कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये ऑनलाइन करने वाला था, ताकि कई लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता घर में, जब जो वीडियो देख लेंगे तो ये सारी फाइल्स वो डाउनलोड कर लेंगे वन टाइम, और ये प्रोजेक्ट उनका फिर ऑफलाइन भी चलता रहेगा। इसके अंदर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर है, और इसके अंदर आपको ये फाइल रखनी है jQuery.min.css। तो कोशिश करें जो jQuery वर्जन आपके टेम्पलेट में वहां यूज हुआ है, आप भी वही यूज करें। सॉरी, jQuery min.js होगा, jQuery.min.js। ठीक है, अगेन मैं जरा टेम्पलेट कॉपी कर लूँ सारा। इस फाइल को रीनेम कर लें। ठीक है, जेएस की फाइल ये बन गई है हमारे पास। नेक्स्ट फाइल हमारे पास कौन सी है, मैं जरा अगले वाले पार्ट से मैं क्लोज करवा दूँ सारे। नेक्स्ट फाइल हमारे पास आती है जी, बावर कंपोनेंट्स में बूटस्ट्रैप का फोल्डर बनेगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर बनेगा, उसमें जेएस का फोल्डर बनेगा। यहाँ से बूटस्ट्रैप की आप जावास्क्रिप्ट उठा लें। इसका नाम क्या होगा जी? इसका नाम है जी bootstrap.min.js। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जी iCheckmin.js, जो कि iCheck के फोल्डर में ही चली जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है। फाइल का नेम है स्मॉल आई कैपिटल सी से चेक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये फोल्डर में कैपिटल सी है, और यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। प्लगइन्स आई चेक के अंदर पहले हमने स्केयर में फाइल रखी थी, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट फाइल एज इट इज रख देंगे, क्योंकि प्लगइन्स आई चेक और उसके अंदर फाइल है। कॉपी किया, पेस्ट कर दें, आई चेक डॉट मेन डॉट जेएस। ठीक है, सो दिस इज डन। सारी जो एक्सटर्नल फाइल्स थी हमने इंक्लूड करवा ली है। अब हेडर कोड हम लोगों ने ऑलरेडी कॉपी कर लिया। अगर हम हेडर डॉट सी एस एस में आए हेडर डॉट पीएचपी में, तो यहाँ हमने हेडर का कोड सारा कॉपी कर लिया, और इसमें फॉन्ट का जो कोड था वो भी आ गया हुआ। अब सिर्फ करना क्या है कि ये जो डॉट्स हैं इनको खत्म कर दें। ये वाली फाइल पावर कंपोनेंट में हमने प्लेस कर ली है, वहां से लोड हो जाएगी। ये फाइल भी पावर कंपोनेंट से लोड हो जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर से लोड हो जाएगी, ये प्लगइन्स के फोल्डर से लोड हो जाएगी, और ये वाली जो फाइल है ये भी हमारे पास पावर कंपोनेंट से लोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें एचटीटीपी पाथ देने की जरूरत नहीं है। सेव करते हैं, और हेडर हमारा इंक्लूड होना चाहिए हमारी इंडेक्स की फाइल के अंदर, और फुटर के अंदर हमारे पास जो कोड आना चाहिए वो भी पिक कर लेते हैं। फुटर के अंदर हमारे पास कोड आएगा तकरीबन HTML बॉडी स्क्रिप्ट सेक्शन, और तकरीबन आई थिंक अगर हम अपने पेज को ओपन करें, ये व्यू को चेक करें जो लॉगिन व्यू है, एग्जांपल्स में ये लॉगिन है। ठीक है, तो रजिस्टर न्यू मेंबरशिप के बाद वाला जो कोड है वो कहीं फुटर का कोड होगा, तो रजिस्टर मेंबरशिप, रजिस्टर न्यू मेंबरशिप, ये वाला पार्ट जो है आपकी इंडेक्स फाइल में आएगा। सो ये वाला पार्ट जो आपके फुटर में आएगा, तो इसको कॉपी करें, इसको फुटर में ले जाएं। ठीक है, और फुटर में जाके अगेन हमारे पास पावर कंपोनेंट में फाइल्स पड़ी हुई हैं, हमने ऑलरेडी स्टोर कर ली हैं, तो ये पाथ आपको रख कर लें। ठीक है, अब हम ओपन करना चाह रहे हैं फाइल जिसका नाम है लॉगिन डॉट पीएचपी। मैं चाह रहा हूँ लॉगिन डॉट पीएचपी में हेडर और फुटर जो है वो दोनों इंक्लूड हो जाए। हेडर डॉट पीएचपी इंक्लूड किया आपने, और
footer.php को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब प्रोजेक्ट का जो हमारा है लोकल होस्ट स्लैश कस्टम डैश डैशबोर्ड, उसके अंदर हमारे पास फाइल है जी लॉगिन डॉट पीएचपी, जिसको हमने ओपन करना है। ठीक है, अभी तक हमारे पास सिर्फ हेडर और फुटर की फाइल्स होंगी, सेंटर बॉडी कंटेंट कुछ भी नहीं है। लोड करके इंस्पेक्टर में सबसे पहले चेक करें अगर कंसोल में कोई एरर आ रहा है, इसका मतलब आपकी कोई स्पेसिफिक फाइल जो है वो लोड नहीं होगी 404 की वजह से। वो फाइल आपकी लोड कैसे होगी, जैसे bootstrap.min.css की फाइल जो है वो लोड नहीं हुई। ठीक है, फेल टू लोड रिसोर्सेज, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ 404, फॉन्ट ऑसम लोड नहीं हुई, आयोनिकॉन्स जो है लोड नहीं हुई। तो ये सारी फाइलें बावर कंपोनेंट्स के अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तकरीबन बावर कंपोनेंट्स की फाइल हमारे पास लोड नहीं हुई। तो देयर कैन बी अ रीजन, क्या आपके या तो फोल्डर का नाम जो है बावर अंडरस्कोर CUMPONENTS, ठीक है, ये चेक करें। और आपने हेडर डॉट पीएचपी की फाइल के अंदर जो आपके पास बावर कंपोनेंट के फोल्डर का नाम है, पाथ एग्जैक्टली आपने चेक करना है ट्रू है या नहीं। सो बावर अंडरस्कोर कंपोनेंट्स, बावर अंडरस्कोर कंपोनेंट्स। सो एक चीज और होती है कि तरीका, अगर आपको 404 का एरर मिल रहा है, सो यहाँ पे आके आप ओपन इन न्यू टैब करें, तो यूआरएल ये बन रहा है स्लैश कस्टम डैशबोर्ड स्लैश बावर कंपोनेंट स्लैश बूटस्ट्रैप। तो इसका मतलब है कि पाथ जो है, जो एवेल्यूएटेड पाथ है, वो ये बन रहा है। ठीक है, सो हमें इसको किसी तरह से फिक्स करना है। तो एक पाथ तो आपके पास ये वाला है, स्लैश एप्लीकेशन से आप पूरा पाथ दे लें, जो हार्ड ड्राइव का पाथ है वो आप दे लें। ठीक है, यहाँ से आपके पास हार्ड ड्राइव पाथ फाइल जो है वो लोड हो जाएगी, लेकिन रिलेटिव पाथ भी हमारा काम करना चाहिए। तो पहले उसको देखते हैं कि वो क्यों काम नहीं कर रहा। bootstrap distribution css bootstrap.min.css, bootstrap distribution css bootstrap.min.css, bower components bootstrap distribution। ओके, there is some problem। bower components में bootstrap के फोल्डर में, distribution के फोल्डर में css का फोल्डर है, उसमें bootstrap.min.css। तो ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये जानी चाहिए bootstrap distribution css के फोल्डर में। यहाँ से ये खत्म हो जाए। ठीक है, इसको दोबारा लोड करते हैं। अब हमारे एरर कम होके दो रह गए, यानी हमारे पाथ में इश्यू था, हमने फाइल रखी हुई थी बूटस्ट्रैप के अंदर डायरेक्ट, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन सीएसएस में नहीं रखी थी। ठीक है, ये फिक्स हुआ। अब दो जो है मजीद एरर, उनको फिक्स कर लें। वो कौन कौन से हैं? फॉन्ट ऑसम की फाइल जो है वो बेसिकली कहाँ होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जी बूटस्ट्रैप बावर कंपोनेंट्स फॉन्ट ऑसम सीएसएस फॉन्ट ऑसम डॉट मिन डॉट सीएसएस। तो बावर कंपोनेंट्स में होनी चाहिए फॉन्ट ऑसम के फोल्डर के अंदर। हमने जो है फोल्डर्स क्रिएट तो किए हैं यहाँ से। बट समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स, लाइक आई हैव मेड मिस्टेक। सो ये दो फाइल आपकी शिफ्ट होंगी। अच्छा जी, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से ही फाइल बनाना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे फोल्डर हो फॉन्ट ऑसम का और उसमें उसकी फाइल हो फॉन्ट ऑसम। ठीक है,
और फॉन्ट ऑसम के फोल्डर के अंदर देयर शुड बी CSS एंड देन फॉन्ट ऑसम डॉट CSS। जरूरी नहीं है आपकी सिर्फ फाइल्स इंक्लूड होनी चाहिए, आप जो मर्जी फोल्डर स्ट्रक्चर करें, लेकिन मैं सिमिलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे बाद में टैली करने में आसानी हो। जैसे अभी टैली करने में आसानी हो गई, अगर फाइल लोड नहीं हो रही तो इस फाइल का पाथ ही होना चाहिए, यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो बूटस्ट्रैप के अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में CSS के अंदर जो फॉन्ट ऑसम की फाइल है उसको कॉपी करें यहाँ से, और इसको उठा के फॉन्ट ऑसम के फोल्डर में ले आए। बाउल कंपोनेंट्स फॉन्ट ऑसम CSS, दिस फाइल शुड बी देयर। सिमिलरली यहाँ पे आयोनिकॉन्स का फोल्डर बना लें और आयोनिकॉन की फाइल को उठा के वापस ले आए यहाँ पे। हर डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, वो उसको डिफरेंट रख रहा है, जो कि अच्छी अप्रोच है। Let's see if this is fixed now. Still we have an error। और फॉन्ट ऑसम के अंदर CSS के अंदर फॉन्ट ऑसम फाइल के नाम का फर्क है, यानी कि फॉन्ट ऑसम CSS फाइल का नाम जो है इसमें डैश। रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ये जो एक्सटेंशंस की ये एरर आ रहे हैं, ये हमारे एरर हैं। जो ऊपर हमने एक्सटेंशंस की हैं इनमें से कुछ की फाइल्स लोड नहीं हो रही हैं, उनके एरर है। हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। सो अभी हमारा एरर फ्री प्रोजेक्ट है राइट नाउ। बूटस्ट्रैप में आके जो एक्स्ट्रा फाइल हैं CSS में मेरे पास ये दो, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे लॉगिन का कोड चाहिए बेसिकली। तो लॉगिन का कोड मुझे मिलेगा यहाँ से। प्योर पेज सोर्स में आता हूँ तो ये लॉगिन बॉक्स में यहाँ से कॉपी करना शुरू करता हूँ, और बॉडी के बाद तक, यानी यहाँ से लॉगिन बॉक्स स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ये पूरे का पूरा कोड मेरा चल जाएगा लॉगिन की फाइल के अंदर। लॉगिन की फाइल में हेडर और फुटर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सिर्फ ये HTML मैंने ऐड की। और अब अगर मैं अपना पेज लोड करता हूँ तो आई विल हैव माई लॉगिन व्यू। दिस इज आवर लॉगिन व्यू नाउ। ठीक है, तकरीबन सिमिलर चीजें हमें यहाँ पे अचीव हो जाएंगी। ये जो एक दो बॉक्सेस आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि मेरे पास ये एक्सटेंशन लोडेड है, जिसकी वजह से ये बेसिकली पासवर्ड स्टोरेज एक्सटेंशन है। और अगर आपके पेज पे कहीं में भी यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है तो एक्सटेंशन वहां पे ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाती है, ताकि आप यहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट करके ऐड कर सकें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सिस्टम के जो पासवर्ड होंगे वो मुझे दिखाएगा मुझे कौन सा पासवर्ड यहाँ पे यूज करना है। तो ये मेरा जो है लॉगिन पेज अब रेडी है। तो हमने क्या किया, एडमिन LTE की सारी टेम्पलेट फाइल्स को यूज करके, बेसिकली उस टेम्पलेट को यूज करके हेडर और फुटर सेपरेट किया और अपना लॉगिन पेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है मैं वो चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम एडमिन LTE की जगह कुछ और होना चाहिए, लाइक स्टूडेंट या एग्जाम एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस तरह से कोई भी आप नाम रख लें। एग्जाम्स मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट का वर्ड भी बाहर ले आता है। ठीक है, बोल्डेड एग्जाम्स मैनेजमेंट सिस्टम, चलो जी, गुड हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे अब लॉगिन करें और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर डैशबोर्ड पेज। लेकिन यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद अगर आप उसको कंपैरिजन नहीं उसका कर सकते जो आपने पासवर्ड लिखा है, होता क्या है, मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूँ। हमारे पास ना कुछ पासवर्ड स्टोरेज के ना हैश और सॉल्ट्स होते हैं। डिफरेंट सॉल्ट से मुराद है कि हैकिंग से बचने के लिए आप कभी भी अपना पासवर्ड डायरेक्ट स्ट्रिंग जो है वो सिस्टम के अंदर जाके उसको कंपैरिजन नहीं करवाते। सिस्टम जितनी भी आजकल वेबसाइट्स बनी है वो क्या करती हैं, पासवर्ड्स को चेंज कर देती हैं। किसके अंदर, हैश पासवर्ड्स के अंदर एक फार्मूला लिखा जाता है, उसके अंदर पासवर्ड एंटर किया जाता है। जैसे अगर मेरा पासवर्ड है लेट्स सपोज गूगल, मेरा यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड गूगल है, तो जो मेरे पास PHP के अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, तो सॉल्ट्स में MD5 सॉल्ट है, ठीक है, SHE1 है, SHE2 है। होता क्या है कि मेरा जो गूगल का वर्ड है वो इन सॉल्ट्स को पास किया जाता है। जैसे इन सॉल्ट्स को वर्ड पास किया जाता है ये उसका हैश जनरेट करवा देते हैं।
जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ passwordtool.hu, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप डिफरेंट साइट्स के ओरिजिनल हैश जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको भी वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल जाए तो आप यहाँ पे आके एक वर्डप्रेस का हैश जनरेट करवा सकते हैं और डेटाबेस में उसको रिप्लेस करेंगे तो आप वर्डप्रेस की आपकी साइट जो है वो रिकवर हो जाएगी। जैसे मेरा पासवर्ड अगर गूगल है और मुझे वर्डप्रेस को जो डिफॉल्ट हैश है, जब भी वर्डप्रेस का अकाउंट या वेबसाइट बनती है, जैसे हमने लास्ट टाइम जो वेबसाइट बनाई थी उसका नाम क्या था, ई रोजगार के नाम से आई थिंक वो वेबसाइट हमने वर्डप्रेस की क्रिएट की थी, वर्डप्रेस इंस्टॉल भी हमने क्रिएट की थी। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे यूजर्स के टेबल में अगर आप देखेंगे तो पासवर्ड की जितनी एंट्री है वो हैश्ड है, कोई भी यहाँ पे स्ट्रेट पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो होता ये है कि आप यहाँ पे पासवर्ड लिखा आपने, इसका हैश जनरेट किया, वो हैश आपने कॉपी किया, ठीक है, और वो हैश आप अपनी डेटाबेस में रख देते हैं। और जब यूजर यहाँ से लॉगिन करवाता है, आप यूजर का पासवर्ड पकड़ते हैं, उसको उस पीएचपी के हैश फंक्शन में से गुजारते हैं और डेटाबेस से जो हैश पड़ा हुआ है उसको पिक करते हैं, दोनों हैश को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर दोनों हैश मैच करते हैं आप यूजर को लॉगिन करा देते हैं। अगर दोनों हैश जो है वो डिफरेंट हैं, दोनों का जो स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं आफ्टर हैश सॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, अगर वो डिफरेंट है तो आप लॉगिन नहीं करवाते। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपका जो असल पासवर्ड हो डेटाबेस में उसका कंपैरिजन हो। आपके पासवर्ड का एक हैश सॉल्ट जनरेट होता है, डेटाबेस से सॉल्ट पिक होता है, सॉल्ट के साथ सॉल्ट कंपेयर होता है, क्योंकि ड्यूरिंग डीबी एग्जीक्यूशन अगर किसी पॉइंट पे आप का पासवर्ड किसी हैकर के हाथ आ जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग नेटवर्किंग के थ्रू हैकिंग करते हैं, और अगर कहीं पे कोई पैकेट आपका लीक होकर किसी हैकर को मिल जाए और उस पैकेट में आपका पासवर्ड हो, तो और अगर वो सॉल्टेड हैश ना हो तो डेफिनेटली हैकर जो है वो आपका पासवर्ड उसको पता लग जाएगा और आपके सिस्टम में वो इजीली लॉग इन हो जाएगा। तो इसलिए हम पासवर्ड जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा हैश करवा के कहीं ना कहीं रखवाते हैं और हमेशा हैश कंपैरिजन करते हैं, कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग का कंपैरिजन नहीं करते। तो लॉगिन इंप्लीमेंट करने के लिए आपको हैश आना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस से मैंने डाटा किस तरह से लेना है। ठीक है, सो डेटाबेस से डाटा किस तरह लेना है उसके लिए आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। सो अगला जो मेरा मोटो है कि हम थोड़ी सी एसक्यूएल सीख लें एंड देन वी कम बैक टू दिस प्रोजेक्ट, और उसमें हम लॉगिन सिस्टम इंप्लीमेंट करें और फिर डैशबोर्ड इंप्लीमेंट करें और डीबी से डाटा लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक जितना हमने कवर किया है या अभी जो हमने ये स्क्रीन ऐड किया है, इसके जो रिसोर्सेज हमने बाइंड किए हैं, इस यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दें, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। एनीवन, किसी को कोई इशू यहाँ तक? हैश का बिल्ट इन फंक्शन होता है पीएचपी के अंदर, सिर्फ उसको उस फंक्शन को हमने स्ट्रिंग पास करनी है, वो हमें हैश दे देगा, हमें हैश का फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ग्रेट, लेट्स कम टू आवर डेटाबेस। दिस इज आवर डेटाबेस। और आप MySQL जो है बेसिकली वो है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, और टेबल्स के अंदर कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होते हैं। ये जो वर्टिकल चीजें हमें नजर आ रही हैं दीज आर ऑल आवर कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल नजर आ रही हैं दीज आर ऑल आवर रोज। ठीक है, तो कभी भी आपको अपनी डेटाबेस से अगर डाटा लेना है तो उसके लिए आपको कमांड्स चाहिए होती हैं। ठीक है, कमांड्स एसक्यूएल की कमांड्स होती हैं। एसक्यूएल बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए, फिर हम जो है माई एसक्यूएल के साथ प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे बेसिक जो स्पेस है वो W3 स्कूल्स है।
सो यहाँ पे हम आते हैं, एसक्यूएल का पार्ट थोड़ा सा यहाँ से कवर करते हैं। दो एक दिन अगर आप एसक्यूएल पे स्पेंड कर लेते हैं तो यू आर गुड टू यूज माई एसक्यूएल एंड पीएचपी टुगेदर, जिससे हम लोग डेटाबेस से डाटा लेके अपने डैशबोर्ड में शो करवाएंगे। मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये काम? सजाद के लिए कर रहा हूँ, आदिल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये काम आप समझ लें कि मैं आई होप सो के सनम नाम है, या और भी हैं एक दो जिनको इन चीजों का नहीं आइडिया, तो उनके लिए मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। जिन लोगों को, जिन्होंने ऑलरेडी काम किया वो उनको पता है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, सजाद आदिल, इसको स्किप मत कीजिएगा। इसको आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा जी, एसक्यूएल बेसिकली क्या है? एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा इन डेटाबेसेस। स्टोरिंग का मतलब है डाटा स्टोर करवा रहे हैं, मैनिपुलेटिंग का मतलब है कि आप उसको अपडेट करवा रहे हैं, और रिट्रीविंग का मतलब है सिर्फ आप उसको एक्सेस करके शो करवा रहे हैं। Our SQL tutorial will teach you how to use SQL in MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgre। इन सब के अंदर आपकी SQL की लैंग्वेज ही यूज होती है। ये सारे डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम है। MySQL डिफरेंट है, SQL Server डिफरेंट है, MS Access डिफरेंट है, Oracle डिफरेंट है, Sybase डिफरेंट है, Informix और Postgre, these are different database सिस्टम। उन सब पे काम करने के लिए आपको सिर्फ एसक्यूएल आनी चाहिए। एग्जाम्पल इन ईच चैप्टर विद आवर ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर यू कैन एडिट द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड क्लिक ऑन अ बटन टू व्यू द रिजल्ट। अब ये देखें, ये कमांड लिखी हुई है पहली, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। कभी भी आपको एसक्यूएल की कमांड लिखनी है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अच्छा जी, अगर आपको कमांड लिखनी है, लेट सपोज, तो व्हाट वुड यू राइट? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, आप बेसिकली इस कमांड में क्या कर रहे हैं कि कस्टमर का जो टेबल है उसमें से सारा डेटा उठा के ला रहे हैं। कमांड का जो बेसिक समझ लें, जो पैरामीटर्स हैं, जिस तरह हम फंक्शन के पैरामीटर में उनको बताया था कि फंक्शन के नेम और देन पैरामीटर्स, देन कोड ब्लॉक, जो वाइल्ड कार्ड थे उनको आप चेंज कर देते हैं वैल्यू से। तो सबसे पहले आपके पास आती है कमांड। सिलेक्ट इज अ कमांड, कि आपको सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट यूज करेंगे। आपको अपडेट करना है, आप अपडेट की क्यूरी यूज करेंगे। अगर आपको टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, आप ड्रॉप की क्यूरी यूज करेंगे, डिलीट की क्यूरी यूज करेंगे। तो सारे ऑपरेशन डिफरेंट है। तो पहली चीज आ जाएगी आपकी कमांड। ठीक है, यानी जो सिलेक्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कमांड को। ठीक है, तो कमांड के बाद अगली होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स स्टैटिक जो है, इसकी जगह पे आप एक कॉलम भी रख सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक की जगह मैं कहता हूँ सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर। आईडी रिप्रेजेंट था कॉलम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस यूजर के अंदर आईडी का एक कॉलम है। आईडी ऐसा कॉलम होता है जो हर एक यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। आईडी के अंदर वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगी। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी 2 होगी, इससे अगली 3 होगी, 4 होगी। क्यों? अगर आप कल को सिलेक्शन करते हैं, आप कहते हैं जी सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी की वैल्यू 2 हो। अगर 4 यूजर की वैल्यू 2 होगी तो चारों लोग आ जाएंगे मेरे पास, डाटा सबका एक्सेस हो जाएगा और मुझे समझ नहीं आएगी कि कौन सा नंबर 2 है, क्योंकि चारों का डाटा 2 होगा। तो याद रखिएगा कि हर एक टेबल के अंदर ना, हर एक टेबल के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम होता है जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपका शनाख्ती कार्ड नादरा ने बनाया है, आपका आपके पास एक शनाख्ती कार्ड है तो आपका एक नंबर है। आपके पास थ्रू आउट लाइफ एक ही शनाख्ती कार्ड होता है। अगर आपके पास दो शनाख्ती कार्ड है तो आप बेसिकली खुद दो नंबर है। ठीक है, और शनाख्ती कार्ड नंबर ये हो सकता है कि पिछला शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो तो उसे आपको रीन्यू करवा के आपने नया बनवा लिया हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दो शनाख्ती कार्ड नंबर हो। ठीक है, सो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये आपका पासपोर्ट नंबर आपको वर्ल्ड ओवर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, इसी तरह से एक टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी का कॉलम होता है। नॉर्मली इस आईडी के कॉलम को हम लोग प्राइमरी की भी बोलते हैं। वो कॉलम जो कि जिसकी सारी वैल्यूज हर रो के लिए डिफरेंट हैं, जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं प्राइमरी की बोलते हैं। समटाइम समटाइम इंडेक्स भी बोल देते हैं कि ये वाला कॉलम जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो जब भी हमने किसी एक यूजर का रिकॉर्ड डेटाबेस से लेना होता है तो हम आईडी का कॉलम यूज कर लेते हैं, या इन सर्टेन केसेस हम नेम का कॉलम यूज कर लेते हैं। तो कमांड है जी पहली कि ऑपरेशन आप क्या करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, ड्रॉप करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं। तो सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स में अगर आप स्टैटिक दे देते हैं, स्टैटिक इज अ वाइल्ड कार्ड। स्टैटिक का मतलब है कि सारा कुछ ले आओ।
स्टैटिक का मतलब है सारे कॉलम्स ले आओ। जैसे यहाँ पे एसक्यूएल एडिटर है, यहाँ पे अगर मैं कोड करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे मैं टेबल नेम दे देता हूँ WP, टेबल्स का नाम यहाँ से देख लेते हैं WP WI यूजर्स। ठीक है, इस टेबल में से मैं लिखता हूँ स्टैटिक के सब ले आओ। फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम का कीवर्ड है रेफरेंस देने के लिए, आप किस चीज से, आप जो सिलेक्ट स्टैटिक करवाना चाह रहे हैं वो किससे करवाना चाह रहे हैं। और लास्ट कीवर्ड है जी फ्रॉम, यहाँ पे आ जाएगा हमेशा, फ्रॉम रेफर करेगा कि आप किस टेबल से डाटा लेना चाह रहे हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाएगा जी टेबल नेम, किस टेबल से आप डाटा लेना चाह रहे हैं। जिस तरह कस्टमर रिप्रेजेंट करता है, ये कस्टमर रिप्रेजेंट करता है टेबल नेम को, और फ्रॉम इज अ कीवर्ड, स्टैटिक इज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको जब आप फंसे हो, या आप ऐसी चीज जो यूनिवर्सल होती है, जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड वो चीज होती है जिसको आप किसी भी सिचुएशन में, जैसे सोना आप खरीद के रखते हैं, तो सोने की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं हर जगह के ऊपर। ठीक है, तो दैट इज अ वाइल्ड कार्ड। तो स्टैटिक इज अ वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड फॉर सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स। आपको नहीं पता कि आपका रेलिवेंट डाटा किस कॉलम में, आप स्टैटिक लगा के सारा डाटा मंगवा लेते हैं। सिलेक्ट आपका क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन या कमांड। सो हमने अपनी क्यूरी को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हमारा क्या है, ऑपरेशन और कमांड। दूसरा पार्ट हमारा क्या है जी, हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। तीसरा हमारा फ्रॉम इज अ कीवर्ड, और चौथा हमारे टेबल का नेम। ये चार पार्ट्स मिलके आपकी एसक्यूएल की बेसिक क्यूरी बना रहे हैं। ठीक है, ये जो है नीचे वाला, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपकी उसकी कमांड की, उनको मैंने खत्म कर दिया। तो पहला पार्ट सिलेक्ट, दूसरा पार्ट स्टैटिक, तीसरा पार्ट फ्रॉम, चौथा पार्ट आपका टेबल नेम। अगर मैं इस रूल को फॉलो करूं, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे डाटा लेना है इस टेबल से, तो आई विल राइट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम WP WI यूजर्स। गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे के सारा इसका रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। शर्त यह है कि ये टेबल सिस्टम में एग्जिस्ट करता हो। तो मैं टेबल नेम यहीं से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास आईडी का कॉलम भी आ गया, यूजर लॉगिन का भी कॉलम आ गया, यूजर पास का भी कॉलम आ गया, यूजर नाइस नेम का भी कॉलम आ गया, यूजर ईमेल का भी कॉलम आ गया, यूजर यूआरएल का भी कॉलम आ गया, रजिस्टर्ड एक्टिवेशन की जितने टेबल थे मेरे पास सारे आ गए। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ से सिर्फ यूजर नाइस नेम ये कॉलम आए। तो मुझे क्या करना है, इसी एसक्यूएल की क्यूरी को मैं एडिट करता हूँ, एडिट इनलाइन से यहीं पे एडिट हो जाएगी। सिलेक्ट इस स्टैटिक को खत्म करता हूँ और उस कॉलम का नाम लिख देता हूँ जिसका मुझे सिर्फ डाटा चाहिए, तो यूजर अंडरस्कोर नाइस नेम, अंडरस्कोर नाइस नेम। ठीक है, अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक कॉलम आएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि अगर आप इस रूल को देखें, सिलेक्ट स्टैटिक डिफाइंस इट इज अ वाइल्ड कार्ड फॉर ऑल कॉलम्स। ठीक है, स्लैश कॉलम नेम, जो भी कॉलम आप देना चाह रहे हैं। तो अगर मुझे सिर्फ नाइस नेम वाला कॉलम चाहिए, तो मैंने सिर्फ उस कॉलम का नाम लिखा अपनी क्वेरी में, तो मुझे नाइस नेम वाला कॉलम मिल गया। सिलेक्ट यूजर नाइस नेम फ्रॉम WP WI यूजर्स। ठीक है, इसकी जगह पे अगर मुझे दो कॉलम चाहिए, तो मैं दो कॉलम्स का यहाँ पे लिख लूंगा, मुझे आईडी का कॉलम भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आईडी भी मिल गया, यूजर नाइस नेम भी मिल गया, दो कॉलम मुझे यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो अगर मुझे सारे कॉलम चाहिए, तो मैं ये दो कॉलम को खत्म करके यहाँ पे स्टैटिक डाल दूंगा, जिससे मुझे सारे कॉलम का रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें, आपने सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड ले लिया। ये वाली जो क्यूरी है, ये क्यूरी चलती है, समझ लें आप हॉरिजेंटली, कि ये कॉलम भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। ये जो प्रोसेस है, ये एक दो तीन, आप माउस को राइट पे लेके जा रहे हैं, दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन। लेकिन अगर आपको वर्टिकल में काम कराना हो, यानी वर्टिकल में आप ऊपर से नीचे आते हुए किसी एक चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप इस सारे रिकॉर्ड में से जिस इसके अंदर जितने भी टेबल हैं, जैसे मैं अगर इसको ओपन कर लेता हूँ, ये स्टेक 9 को, या आप कह लें कि आई शुड ओपन समथिंग एल्स लाइक स्टड मार्क ओपन कर लेता हूँ, या टेस्ट ओपन कर लेता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो।
लेट्स ओपन ड्राइव। इसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स मेरे पास कुछ ज्यादा है, ठीक है। नो 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 नो, सब में तकरीबन एक ही रिकॉर्ड है। ये हमारे पास लास्ट वेबसाइट है, इसी में दो रिकॉर्ड है। सारे तकरीबन डेमोज के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स को या ऑनलाइन बैचेस के लिए मैंने यूज की हुई थी वेबसाइट्स। चलें इसी को देख लेते हैं। दो रिकॉर्ड आ रहे हैं अब। जब मैं सिलेक्ट स्टैटिक करता हूँ तो सारे कॉलम आ गए। तो हॉरिजॉन्टल या इनमें से कोई आईडी लिखता हूँ तो हॉरिजॉन्टली आपका डाटा पिक हो रहा है। हॉरिजॉन्टल के अंदर सारे कॉलम, इनमें से किसी एक का डाटा पिक होगा। लेकिन जब मैंने वर्टिकल्स में से सिलेक्शन करनी है, जब मैं चाहता हूँ कि ऐसे सिलेक्शन ना करूं, नीचे आते सिलेक्शन करूं, एक ही कॉलम में नीचे आते हुए किसी एक रो को पिक करना है, तो उसके लिए आपके पास कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए अब आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड जरूर पिक करें, लेकिन सिर्फ एक बंदे का रिकॉर्ड चाहिए आपको। आपको चाहिए रिकॉर्ड सारा, लेकिन रो आपको रिजल्ट में एक चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यूजर आईडी आए, लॉगिन आए, यूजर पासवर्ड आए, नाइस नेम आए, ईमेल आए, लेकिन सिर्फ इस यूजर की आए, यूजर नंबर 2 की आए। तो उसके लिए आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास कंडीशन लगाने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। तो वेयर इज काइंड ऑफ अ कंडीशन, जहां पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि मुझे डाटा तो दो लाके, लेकिन किस तरह का डाटा दो, मेरी ये शर्त है कि मुझे डाटा इस तरह का मिले। तो उसके लिए आप वेयर की कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप वेयर का वर्ड यूज कर लेते हैं, और वेयर के आगे आप कंडीशन टाइप आपने डिफाइन कर दी, और उसके आगे हम अपनी कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन में बता देते हैं वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, जहां पे आईडी 2 के बराबर हो वो वाला डाटा लेके आओ। ठीक है। सो एसक्यूएल अगर आप कर रहे हैं तो आप कमांड और ऑपरेशन सबसे पहले अपना बताते हैं, उसके बाद आप अपना कॉलम बताते हैं, या वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए स्टैटिक से सारे कॉलम ले लेते हैं। फ्रॉम कीवर्ड है जो कि आपके टेबल को नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा। वेयर का जो आपका ऑपरेशन है, कंडीशन टाइप, अगर आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो वेयर की कंडीशन टाइप लगाएंगे, और उसके बाद अपनी कंडीशन दे देंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप अगर लिख देते हैं वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, तो आपके पास स्टैटिक का मतलब है सारा डाटा आएगा, लेकिन सिर्फ किस रो के लिए आएगा, वर्टिकली आप जो डाटा अगर आप चूज करना चाह रहे हैं, या वर्टिकल में आके सिर्फ 2 का डाटा लेना चाह रहे हैं। हॉरिजॉन्टली तो आपने स्टैटिक से बता दिया सारे आईडी आएंगे, लेकिन वर्टिकल में आप आईडी पे सिर्फ कंडीशन लगा रहे हैं वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, इस रो का डाटा लेके आओ। सो इफ वी गो बैक टू दिस एडिट, और यहाँ पे अगर मैं वेयर लगा दूं, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, और इसको गो करूं, तो मेरे पास सिर्फ इस रो का डाटा आ जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, जिससे आप किसी भी डेटाबेस से डाटा ले सकते हैं। जब हम इसको पीएचपी में इंप्लीमेंट करते हैं, वहां पे क्या होता है, कोड के अंदर हमें सिर्फ एज अ स्ट्रिंग ये देनी होती है, और अपनी जो कनेक्शन जो हमारा बना होता है उसको हम एक क्यूरी पास करते हैं, वो हमें रिजल्ट ला देती है। वो रिजल्ट अरे की फॉर्मेट में होता है, उसके ऊपर हम लूप लगाते हैं और उस डाटा को अपने सिस्टम में शो करवा देते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि आप एसक्यूएल से डाटा ले लें। ठीक है। सिलेक्ट करवाने के अलावा कुछ ऑपरेशंस हैं, आप डाटा को अपडेट करवा सकते हैं, डाटा को डिलीट करवा सकते हैं, वहां पर भी आप वेयर कंडीशन को यूज कर सकते हैं। वेयर के अलावा और काफी सारे ऑपरेशंस हैं, ऑर्डर बाय है, सॉर्ट बाय है, ग्रुप बाय है, वो डिफरेंट हमारे डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट हमारी वो चीजें हैं। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसक्यूएल की कुछ एक्सरसाइजेस करें। एसक्यूएल की एक्सरसाइजेस जब आप थोड़े से, आपका एसक्यूएल के ऊपर कुछ जिनको नहीं आता, जिनका बैकग्राउंड एसक्यूएल का नहीं था, अगर उनका थोड़ा सा 2 3 4 दिन में एसक्यूएल पे हाथ थोड़ा सा ठीक होता है, इफ दे गो लर्न अ बिट अबाउट एसक्यूएल एंड दे कैन fetch और अपडेट डाटा इन डीबी, देन आई सजेस्ट देम अ फ्यू एक्सरसाइजेस जहां से वो अपनी एसक्यूएल की कमांड को बेहतर कर सकते हैं। जिनको तो ऑलरेडी इस पे एक्सपीरियंस है, उनकी कमांड बेहतर होगी, उनको पता होगा जॉइंस क्या चीज है, और किस तरह से वो डाटा को डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन करके डाटा ले सकते हैं, कंडीशंस कैसे रन कर सकते हैं, इवन सम ऑफ यू मे नो स्टोर्ड प्रोसीजर्स आल्सो। तो यहाँ तक का जितना प्रोसेस है वो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए मैंने ये चीज की है। सो एसक्यूएल मैं आपको चीज बताता जाऊंगा, जो जो क्यूरी मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करूंगा मैं आपको समझाता जाऊंगा, लेकिन आपको एक काम करना है। आपको ये वाला जो सेक्शन है, आपको इसको रीड करना है तकरीबन, आपको रीड करना है फुल जॉइन तक। ठीक है, फुल जॉइन तक रीड कर लें। इसको आगे वाले को फॉर नाउ, आगे वाले को भी आप इग्नोर कर दें। फुल जॉइन तक आप लोग रीड कर लें, ये आपको 2 दिन लगेंगे या मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे। ठीक है, 2 या 3 दिन के अंदर मैं प्रोजेक्ट के अंदर एसक्यूएल का जो जो पोर्शन यूज करता जाऊंगा वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये कमांड क्या कर रही है, मैं लोकल होस्ट के ऊपर आके पीएचपी माई एडमिन के ऊपर एसक्यूएल एडिटर में वो कमांड लगा के आपको चेक करवा दूंगा कि ये कमांड किस तरह से रन कर रही है, ये कैसे ज्वाइन कर रही है, कैसे डाटा ला रही है।
आपका काम क्या है कि आपने एसक्यूएल को रीड आउट करना है और यहाँ तक रीड करना है। ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी के फुल 30 क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि जो आप 4 महीने में सिर्फ एसक्यूएल पढ़ते हैं और माई एसक्यूएल पढ़ते हैं, वो चीजें मैं आपकी दिनों में कवर करवा रहा हूँ। ठीक है। आप ये सारी चीजें अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ें तो ये प्रॉपर सब्जेक्ट है, और इनका बाद में मतलब मिड टर्म एग्जाम और फाइनल टर्म एग्जाम, उसके बाद जाके आपकी कहीं पे एसक्यूएल जाके आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स में करते हैं तो आपकी एसक्यूएल ठीक होती है। सो वो सारा प्रोसेस हम लोग विद इन अ फ्यू डेज करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से शॉर्टकट वे में बता रहा हूँ अगर करेंगे तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जितना रिक्वायर्ड है हमें फ्रीलांसिंग के लिए पैसे कमाने के लिए उतना हमें करना है। हमें थ्योरी में नहीं जाना, हमें डिफरेंट डेटाबेस इंजन्स में नहीं जाना। हमें जितना अपने पैसे कमाने के लिए चाहिए हम उतना सीख लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी एसक्यूएल के साथ इंटरेक्शन नहीं है, या उन्होंने कभी पीएचपी के अंदर क्रेड क्रिएट नहीं किया। आप में से जितने लोग अवेलेबल हैं। तो बेटे ये क्या कर रहा है, एसक्यूएल पे लेक्चर ही रखा हुआ है मैंने। आप कब आए हैं, माशाल्लाह ऑनलाइन कब आए हैं? पिछले पौने घंटे से हम एसक्यूएल पे ही बात कर रहे हैं। कितने लोगों को एसक्यूएल नहीं आती, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। क्या हुआ है काम पीएचपी एसक्यूएल पे? आई डोंट नो। मैं तो पिछले 1 घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन थे, आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। नहीं तो लेक्चर ओवर होता है, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो बेटा इसीलिए बता रहा हूँ, W3 स्कूल्स की ये साइड बता रहा हूँ कि यहाँ पे जाओ, अगले 3 दिन लगा के इस पार्ट को वन बाय वन पढ़ो। यहाँ पे जो कमांड है उसको ट्राई करो। ठीक है, तो उससे तुम्हारी एसक्यूएल ठीक हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स हैं, उनको रन करो, देखो, पढ़ो क्या मकसद है किसी चीज का। ठीक है, जैसे इंट्रो में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा है एसक्यूएल चीज क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, एक्सेस मैनिपुलेट डेटाबेस, ये सारा कुछ आपको करने देती है। सिंटैक्स क्या है, जो मैंने भी आपको चीज बताई है बेसिकली सिंटैक्स को, सिंटैक्स यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि सिंटैक्स क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट है। ये चीजें यहाँ से जब आप पढ़ोगे, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, जब आप एक दफा इनको पढ़ोगे तो आपको आ जाएगी। चलो शुक्र है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई है। सो आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप राइट नाउ। यू हैव टू स्पेंड लाइक 2 to 3 days ओवर एसक्यूएल, दैट इज नेसेसरी। जिन लोगों को एसक्यूएल नहीं आती वो 2-3 एसक्यूएल पे लगा लें। मैं भी अपने जो नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में एसक्यूएल पे बात कर लेता हूँ, आप भी एसक्यूएल के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें ताकि आप लोगों के इश्यूज जो है एसक्यूएल से रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर आपको एसक्यूएल नहीं आएगी तो आप कभी भी डायनामिक डेटाबेस पे या वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन पे काम नहीं कर सकेंगे। एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल का पार्ट आप कवर कर लें नेक्स्ट 2-3 डेज में, ये सारा एक दफा आप रीड आउट कर लें, कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लें, कुछ डेमो डेटाबेसेस डाउनलोड करके उन पे अपने एडिटर के अंदर यहाँ पे एसक्यूएल के सेक्शन के अंदर आके आप यहाँ पे कमांड्स लिखें, और उससे आपकी जो एसक्यूएल की प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, एंड देन वी मूव बैक टू अवर प्रोजेक्ट, और उसको हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे बाकी अपनी बता दें सिचुएशन क्या है जो ऑनलाइन आप लोग ट्राई आउट कर रहे हैं। कुछ लोगों को फाइवर के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं और डिफरेंट साइट्स के आपको मैसेज आता है, और आप मुझे या तो मैसेज स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड कर देते हैं क्लाइंट का, या आप उसको चेक ही नहीं करते, मुझे कहते हैं कि जी मैं चेक करके बताऊं। ऐसे नहीं होता। होता ये है कि आपको क्लाइंट का मैसेज आया है, उसने आपको अगर एक सोर्स वेबसाइट दी है कि मुझे इस तरह की साइट चाहिए, तो आपका काम है आप उसको लैपटॉप के ऊपर ओपन करें, मोबाइल के ऊपर नहीं। लैपटॉप के ऊपर उस वेबसाइट को ओपन करें, ओपन करके उसके सारे पेजेस देखें। ठीक है, उसका अबाउट अ सेक्शन पढ़ें, वेबसाइट किस चीज के बारे में है। अगर उस वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोग्राम है, जैसे मेंबरशिप साइन अप है, कोई चीज है, कोई ट्रायल है, उस ट्रायल के ऊपर आप अप्लाई करें।
ठीक है, उसमें लॉगिन करें, लॉगिन करके चेक करें कि उस लॉगिन के अंदर आपको क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है, वो फंक्शनैलिटी सारी देखें। उसके बाद आप लोग क्लाइंट के साथ बात करें कि हाँ जी ये वेबसाइट बन जाएगी, इसको मैं वर्डप्रेस में नहीं बना सकता तो कोर पीएचपी में बनाऊंगा, इस पे इतने दिन लगेंगे, इतनी कॉस्ट आएगी। अब दूसरी बात रह गई आपकी स्किल की, आपको स्किल नहीं आती तो आप अपने साथ किसी स्किल्ड बंदे को अटैच कर लें। आपको प्रोजेक्ट लेट्स सपोज $300 का मिल रहा है, $400 का मिल रहा है, $150 का मिल रहा है, तो यू स्प्लिट इन 60-40। जो बंदा काम करेगा स्ट्रेट अवे 60% आप उसको दे दें, 40% आप कम्युनिकेशन का अपने पास रख लें, या अगले बंदे को 70% दे दें काम करने का, 30% कम्युनिकेशन का आप अपने पास रख लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसका काबिल हो गया हूँ कि ये सारी वेबसाइट मैं खुद बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और आप उस पर काम भी कर रहे हैं और सारे पैसे आपके हैं। लेकिन ये तरीकेकार कि आपको मैसेज आया आप आगे फॉरवर्ड कर दें, खुद उसको चेक ही ना करें, उसको एक दफा, दो दफा, तीन दफा उस वेबसाइट को 15-20 मिनट, घंटा लगा के चेक करें, देखें उसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज हैं। उसमें अगर आपको लगता है कि यार 70-80% मैं काम कर सकता हूँ, ये 20% वाला जो काम है मेरे से नहीं हो सकता, तो 70-80 जो हो जाता है वो कर लें। 20% के लिए आप किसी और को हायर कर लें या सीख लें। फ्रीलांसिंग में हमेशा ही इस तरह हुआ है, मेरे साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी, कभी भी इस तरह नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट आपको 100% आता हो। आपको 60% आता है, आप उसे स्टार्ट करते हैं, 40% आप ऑन द गो, ऑन द टाइम ऑफ वर्किंग आप उसे सीखते हैं। हमेशा से ही ऐसे हुआ है, मेरे साथ भी हमेशा ऐसे ही हुआ है। 40% जो है हमेशा साथ साथ सीख के रिसर्च करके करना पड़ता है, 60% का पता होता है ये काम कैसे होगा। सो आपको भी यही काम करना है। अगर आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि मुझे ये काम नहीं आता, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, तो फिर आप वहीं रह जाएंगे जहां पे आप खड़े हुए हैं। तो फाइवर पे जिन लोगों को क्यूरीज आ रही हैं, उन क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करें, उनको मेच्योर वे में हैंडल करें। उनके जो मैसेजेस आते हैं उन मैसेजेस को आप देखें, देख के क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स करें, और उसके बाद जो है अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है इस वेबसाइट के अंदर, जैसे जी होम पेज मैं बना लूंगा, अबाउट अस का पेज बना लूंगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लूंगा, और मैं मिशन स्टेटमेंट का पेज बना लूंगा, मैं गैलरी का पेज बना लूंगा। लॉगिन आपको को नजर आया कि वहां पे दो तरह के यूजर के लिए लॉगिन है, जैसे कल एक बच्ची ने वेबसाइट शेयर की थी, उसमें कोडिंग, बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए वेबसाइट थी वो। मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे लगता है कि इस वेबसाइट में जो लॉगिन दिया हुआ है, साइन अप करने का पार्ट दिया, अगर आप साइन अप करके अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट में लॉगिन करके आप शायद एडिटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप C++ का एडिटर होता है, आप उसमें कोड करते हैं, कंपाइल करते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है, जैसे W3 स्कूल के अंदर ये वाला एडिटर आ रहा है। हो सकता है इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी हो कि आप यहाँ पे कोड लिखें, उसको रन करें और आपको उसकी आउटपुट मिले। तो वो वाला पार्ट जो है, मैंने बोला कि वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि वेबसाइट में लॉगिन करें, अकाउंट बनाएं, विदाउट लॉगिन आप पूरी वेबसाइट को पहले चेक कर लें, 5 पेजेस हैं वर्डप्रेस में बन जाएंगे। लॉगिन पार्ट को चेक करें, लॉगिन करके अगर तो एडिटर नहीं है तो इट्स गुड, आप सारी वेबसाइट को वर्डप्रेस में बना सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे एडिटर आ गया है तो उसके लिए भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्शंस। अगर आप देखें, आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं PHP एडिटर इन माय वेबसाइट, तो गिटहब के ऊपर कोई ना कोई ऐसी रिपोजिटरीज या वो चीजें अवेलेबल होंगी, लाइब्रेरीज अवेलेबल होंगी, जिससे आप कोड एडिटर्स को अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, पहले से लाइब्रेरीज बनी हुई है, ऑनलाइन PHP एडिटर अलाउज द एग्जीक्यूशन, ये लाइब्रेरी आप अपने कोड में इंप्लीमेंट करेंगे, आपको पूरे का पूरा एडिटर बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, वो एडिटर आपका एक पेज ओपन करेगा, वहां पे अपना कोड रख के एडिट करके उसको यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा कोड है, इसको कैसे इंक्लूड करना है उसने बताया हुआ है, हाउ टू इंक्लूड द एडिटर इन योर पेज। तो जिस पेज पे आपने एडिटर बनाना है, लॉगिन के जिस पेज पे एडिटर बनाना है वहां पे एडिटर बना के रख दें, तो फंक्शनैलिटी आपकी अचीव हो गई। सो हर चीज का सोल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सिर्फ सर्च करने वाले बने, आपको मिल जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट आपको लगता है कि हाँ यार ये मैं ले सकता हूँ लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, आप किसी को ऑनलाइन हायर कर लें। अब आप, आपके पास इस टाइम 200 की कैपेसिटी का ग्रुप है, आप ग्रुप में एक पोस्ट करेंगे जी मुझे ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसकी ये कॉस्ट है, जो करेगा 70% उसका, 30% आई विल हैव फॉर द कम्युनिकेशन। ओपन रखें कम्युनिकेशन को, $300 का प्रोजेक्ट है, 70% करने वाले को दें, 30% अपना पार्ट रखें, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। आप परेशान होकर उस चक्कर में चले जाते हैं कि जी मैं ये कर नहीं सकता, वो डील आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है। बजाय इसके कि मैं कर नहीं सकता, आप कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करें, प्रोडक्ट है अगले बंदे को दे दें, उसके भी पैसे बन जाएंगे, आपके भी पैसे बन जाएंगे। और जब आप साथ साथ सीख रहे हैं, इस काबिल हो जाएंगे, आप अपना काम खुद कर सकते हैं, तो अपना काम खुद करना शुरू कर दें। बल्कि उसके बाद अपने साथ एक बंदा अटैच करें, प्रोजेक्ट काम को इंक्रीज करें, कुछ काम खुद करें, कुछ काम उससे करवाएं, और अपने पैसों को और अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएं। ये तरीकेकार होता है।
किसी का इससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लें। किसी के साथ अभी तक फाइवर का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जहां पे उसने किसी से कोई बात की हो, नहीं समझ आई क्या करना है? देखें, अब तक आपके साथ दो तीन चार एक्सपीरियंसेस मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए। अकाउंट आपने बना लिए हैं, गिग्स आपने बना लिए हैं, मैसेजेस आपको आना शुरू हो गए हैं, सो यू शुड हैव एक्सपीरियंस समथिंग टिल नाउ। हाँ जी, किस पॉइंट पे हमें कोर पीएचपी यूज करनी चाहिए? अगर आपको वर्डप्रेस आती है, ठीक है, और मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप कोर पीएचपी में डायरेक्ट काम करें। अगर आपको वर्डप्रेस आती है, आपको पता है कि आप जो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो वर्डप्रेस में बन सकती है, प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो आपका काम कर सकते हैं, तो गो फॉर वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में बनाओ। लेकिन अगर एट सम पॉइंट आपको ये लगे कि यार ये फंक्शनैलिटी इस तरह की है कि इसमें काफी सारा काम टेम्पलेट्स पे होगा, टेम्पलेट्स जो है वो बार बार चेंज हो रहे हैं और मुझे इसके लिए कोड करना पड़ेगा, तो अगर आपको वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन करनी आती है, वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन भी हम पीएचपी में ही करते हैं। अगर आपको पीएचपी आती है, वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन करनी आती है, देन अगेन आई वुड से कि आप वर्डप्रेस में जाओ। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती, वर्डप्रेस के इंजन का नहीं पता, वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन का नहीं पता और प्रोजेक्ट भी करना है, तो फिर आप कोर पीएचपी में चले जाओ। अदरवाइज जो काम कोर पीएचपी में होता है वो वर्डप्रेस में भी हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम, अगेन कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टी लॉगिन हो, जिसके अंदर ऐसा सिस्टम जिस तरह एक पोर्टल बना लेते हैं जिसमें मैं आपके लिए एक पोर्टल बनाता हूँ, एज अ टीचर मैं आपकी असाइनमेंट्स अपलोड करता हूँ, एज अ स्टूडेंट आप लॉगिन होकर असाइनमेंट्स को, क्विजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्विजेस को आंसर देते हैं, उसको सबमिट करवाते हैं और वो असाइनमेंट मेरे पास आती है, और फिर मुझे उस असाइनमेंट को एडमिन में भी शो करवाना है, तो कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई। यानी एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे एडमिन एक यूजर है, एक मैनेजर का यूजर है, एक स्टूडेंट का यूजर है, एक टीचर का यूजर है। वहां पे टीचर एक स्टूडेंट जो भी आपके पास कोई चीज क्विज वगैरह डाल रहे हैं, तो एडमिन को भी नजर आ रही है और मैनेजर को भी नजर आ रही है, और स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करके सबमिट करवाता है, तो मैनेजर उसको देख सकता है, एडमिन देख सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसी फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं जो कि एक यूजर परफॉर्म करेगा लेकिन मल्टीपल यूजर देखेंगे भी। तो इसका मतलब है कि वर्डप्रेस में अगर ये चीज बनेगी तो वर्डप्रेस के एडमिन के अंदर वो सारी चीजें विजिबल होनी चाहिए। तो आपको एक तरफ वो क्विज, अगर आपको कोई प्लगइन नहीं मिला जो क्विज क्रिएट करने की फैसिलिटी दे रहा है, तो आपको उसके लिए भी कोड लिखना पड़ रहा है, क्विज को स्टोर करवाने के लिए भी, और फिर एडमिन के अंदर उसको शो करवाना और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना कि इस क्विज को क्लोज कर दो, इस क्विज को ओपन कर दो, इस क्विज को डिलीट कर दो, उसके लिए फिर आपको वर्डप्रेस का एडमिन सीखना पड़ेगा। इस पॉइंट के ऊपर जाके जब आपकी लर्निंग डबल हो जाएगी, तो फिर कोशिश करें आप वर्डप्रेस को अवॉइड कर दें। जहां पे आपकी लर्निंग डबल ट्रिपल करनी पड़ रही है, फिर आप कोर पीएचपी में आ जाए, जहां पे आपको सीएमएस में कोई, जैसे वर्डप्रेस सीएमएस है, उस सीएमएस के अंदर फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए आपको डबल ट्रिपल लर्निंग करनी पड़ रही है, सीएमएस के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए सीएमएस को सीखना पड़ रहा है। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिर्फ इस तरह का सिस्टम चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो वर्डप्रेस पे हो। देन यू मूव टू कोर पीएचपी। सैयद मोहसिन अली, बात समझ आ रही है आपको मेरी? कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट जहां पे रिक्वायरमेंट सिर्फ आउटपुट की हो कि ये फंक्शनैलिटी अचीव होनी चाहिए, वर्डप्रेस जरूरी नहीं है, और आपको नजर आएगा अगर मैं इसे वर्डप्रेस में इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे डबल ट्रिपल लर्निंग करनी पड़ेगी पहले, तो फिर वर्डप्रेस को निगलेक्ट कर दो, फिर कोर पे आ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार, दो पेजेस बनाने हैं, वर्डप्रेस में एक पेज कोड से ऐड करके मैं ये फंक्शनैलिटी अचीव कर सकता हूँ, मैं जो भी सबमिशन करूंगा एडमिन में वो शो हो जाएगा, देन गो फॉर वर्डप्रेस। अब ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो भी आपको क्लियर नहीं होंगे अनलेस कि हम वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन पे चले जाएं, क्योंकि वहां पे जो मैं चीजें आपको इंप्लीमेंट करवाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट के हाँ, इस पॉइंट पे मुझे वर्डप्रेस यूज करना है, इस पॉइंट पे मुझे कोर पीएचपी को यूज करना है। आदिल साहब, 7 गिग्स क्रिएट करें, अपने सर स्टैक ठीक करेंगे तो आपको व्यू मिलेगा। जिन लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं उन्होंने गिग पे मेहनत की है, तो उनको मैसेजेस आ रहे हैं।
आप भी गिग पे मेहनत करेंगे तो आपको मैसेज आएगा। आप अगर स्ट्रेट अवे लिख के फारिग हो जाएंगे तो दैट्स नॉट द वे ऑफ वर्किंग। हमजा नजम कह रहे हैं कि आप पैनल का साथ भी अटैच करना बता देंगे। किस पैनल की आप बात कर रहे हैं? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। कौन किस पैनल की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं भी ये चाह रहा हूँ स्टोरी शेयर हो जाए। रिसेंटली मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया था, उन्होंने दो प्रोजेक्ट जो है, दो ऑर्डर कंप्लीट किए थे, और उसके बाद मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका और मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो अगर मुझे मेरा उनके साथ कांटेक्ट होता है तो आई विल आस्क हिम कि वो अपनी स्टोरी जो है ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारी मोस्टली अर्निंग जो स्ट्रेट अवे मैं बताऊं वो थर्ड मंथ में होती है, क्योंकि हमें स्किल पहले सीखनी होती है, फिर हम लोग प्रोजेक्ट पिक करते हैं। तो इनशाला आई एम वेरी होपफुल कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं थर्ड मंथ तक प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं और जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ आप उस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इनशाला आप काम कर रहे होंगे। जिन्होंने कर लिया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो स्टार्ट के लिए आते हैं, उनका स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उनका हमारे साथ कंसर्न होता है। उनको लगता है कि उन्होंने एक दफा स्टार्ट कर लिया है तो वो अपने खुद वारिस हैं, वो अपना सारा काम खुद कर सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ फिर कांटेक्ट हमारा कम हो जाता है। वो खुद कांटेक्ट नहीं करते और हम ऑलरेडी, क्योंकि हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम वन बाय वन सबको चेक कर सकें, तो अगर कोई कांटेक्ट अपना खत्म करता है तो उसके साथ फिर बातचीत कम्युनिकेशन कम हो जाती है। तो अगर वो लोग अपना डाटा शेयर करना चाहें, मैंने पहले भी बात की थी कि जिनके ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं वो ग्रुप में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों के लिए वो मोटिवेशन हो सके। जैसे रिसेंटली हमारा जो ऑर्डर एक कंप्लीट होना था, हमजा इसका, हसन राठौड़ का, हसन का ऑर्डर था $15 का, एक वेबसाइट का जो कि HTML के कुछ पार्ट को PHP में कन्वर्ट करना था और उसमें एक ईमेल करवानी थी। तो आई एम होपफुल कि हसन का वो काम कंप्लीट हो गया होगा। तो जैसे ही हसन का वो काम कंप्लीट होता है, हसन काइंडली आप ग्रुप में अपनी स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा, लाजमी। वो पैनल जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं, देखिए हमजा, मुझे जहां तक फील आ रही है आप एक्सपोर्ट की कोई साइट बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो पैनल क्रिएट हो जाए और आप एक्सपोर्ट की साइट अपलोड कर दें, दैट्स इट। क्योंकि आप ना स्किल की बात कर रहे हैं, ना फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ वो पैनल की बात कर रहे हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट। आप वर्डप्रेस को यूज करें, वूकॉमर्स को यूज करें। आप गूगल पे सर्च करें हाउ टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर इन वर्डप्रेस। आपको यूट्यूब वीडियो मिलेगी, मैं भी आपके लिए कर देता हूँ। आपका एक जो छोटा सा यूज केस है वो हल हो जाएगा। आप इंजॉय करें फिर। ये आपको वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर विद वर्डप्रेस इन 2019। इस वीडियो को आप फॉलो करें, आपका सारा पैनल जो चीज आप चाह रहे हैं वो आपको इसमें मिल जाएगी। ये मैं कमेंट्स में शेयर कर रहा हूँ। हर बंदे की अपनी एक वो है, गोल है। किसी का गोल ये है कि मुझे एक वेबसाइट बनानी आ जाए और इट्स ओके फॉर मी। किसी का गोल ये है कि मैं इस स्किल को सीख लूं और उससे मैं ज्यादा पैसे कमा लूं। मैं देखूंगा अगर आपका कोई उसमें आया हुआ है अप्रूवल के लिए तो मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। मुझे जो है आइडिया नहीं है कि आपने कब लगाया है कोई ऑर्डर, अगर आपने पुश भी किया है तो मैं अगर वो ग्रुप में आया तो आई विल डेफिनेटली प्रूव दैट। बल्कि आई एम चेकिंग अलोंग विद इट। सो ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने का, तो मैं ये इस सारे प्रोसेस में से हमने गुजरना है। ये सारा प्रोसेस हमने वन बाय वन करना है। अब जो हम कस्टमाइजेशन में आएंगे, किसी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करना है, टाइटल को चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है, तो वो कस्टमाइजेशन के सारे पार्ट में चीज कवर हो जाएगी। सो उसके लिए मसला ये है कि बेसिक स्किल्स अगर तो देखें 200 की तादाद में चंद 10 लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक्स नहीं आती, तो दे कैन पुट देयर एफर्ट ऑन देयर ओन। उसकी वजह से बाकी सबका भी टाइम वेस्ट होता है। तो अगर 200 में से 50 लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक्स नहीं आती तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और अगर वो 50 लोग जो हैं वो नहीं सीरियस होते तो आई कैनॉट से एनीथिंग कि मैं क्या उनके बारे में कहूँ। लेट मी हैव अ लुक, मैं चेक कर रहा हूँ अगर देयर आर एनी पोस्ट फॉर ऑर्डर्स दोज आर पेंडिंग।
अगर हैं तो आई डेफिनेटली प्रूव दैम, क्योंकि मेरे पास जितनी पोस्ट हैं वो असाइनमेंट से रिलेटेड हैं, सीवीज की पोस्ट हैं, और या हमजा नजम। यस 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 यस। यस, डेफिनेटली आपके यहाँ पे एक ऑर्डर है। और आपने प्रोजेक्ट अपना लगाया है कि कंप्लीट हुआ है, बट आपने ऑर्डर की पिक्चर नहीं लगाई। ये ऑर्डर आपका किस तरह था? फाइवर पे था या लोकल था, ऑफलाइन था, क्या प्रोसीजर था इसका? पेमेंट आपने कैसे रिसीव किया है? हमजा आपसे पूछ रहा हूँ। फेसबुक से मिला है, ठीक है। तो इसका आपके पास पेमेंट का भी होगा, वो सेक्शन, वो जो आपको पेमेंट आई है थ्रू इजी पैसा आई है, या आपने चेक पेमेंट ली है, या ईमेल, जो जिस बंदे से आपने काम लिया है, एक आप उससे ईमेल करवा लें, और एक जो आपको पेमेंट आई है इजी पैसा की, उसका स्क्रीनशॉट, वो ईमेल और स्क्रीनशॉट वो काइंडली आप सबमिट करवा दीजिएगा। दिस विल बी एडेड टू योर अर्निंग, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द बैच सबकी अर्निंग कैलकुलेट होती है, और सक्सेस स्टोरीज और प्रूफ रिकॉर्ड्स होते हैं कि किसने क्या काम किया ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारे सबमिट होते हैं, आपकी अर्निंग में काउंट होते हैं। तो उसका जो आपका स्क्रीनशॉट होगा, जो आपको पेमेंट रिसीव हुई है वो, और जिस बंदे के साथ आपने काम किया उससे आप एक ईमेल ले लीजिएगा, उसको कहिएगा काइंडली मुझे इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स थी उसमें एक ईमेल और अमाउंट लिख के भेज दे, तो उसका स्क्रीनशॉट आप सबमिट करवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, बैंक में भी आया तो आपके जो बैंक का जो ऑनलाइन आपको मैसेज आता है ना, आपकी पेमेंट रिसीव हुई है, वो काइंडली वो मैसेज और ईमेल का स्क्रीनशॉट मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। आपकी अर्निंग के जो स्टैट्स हैं उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो दैट इज गुड, आपका फर्स्ट काम हो गया है। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट फेसबुक से अगर आप कोई काम लेते हैं, तो अगर लेट सपोज आप वेबसाइट का ऑर्डर लेते हैं किसी से फेसबुक के ऊपर, और वो $150 का या $200 का है, तो थोड़ा सा आप उस बंदे को डिस्काउंट दे दें, और उसको फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर लें, उसको कि जी मेरे फाइवर के ऊपर आप ऑर्डर कर दें। आप लेट सपोज $150 का ऑर्डर है, तो आप 70 के दो ऑर्डर क्रिएट कर दें, $10 डिस्काउंट। या 150 का, तो आप उसे 100 प्राइस चार्ज कर लें, उसे कहें कि ठीक है मैं आपको 150 का काम 100 में कर देता हूँ, लेकिन आप इसको ऑनलाइन जो है मेरे फाइवर के ऊपर डाल दें। उससे क्या होगा कि जब भी कोई बायर जो सर्विस को परचेज करने लगा है, जो भी आपका क्लाइंट है, वो जब ऑर्डर डालता है तो वो भी 20% फाइवर को पे करता है, और जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं आप भी 20% फाइवर को देते हैं। सो अगर एक $150 की वेबसाइट है, तो $100 के ऊपर 20% कैलकुलेट कर लें, यानी $20। तो उसको आप कहेंगे यार अब $20 मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, $20 आप फाइवर को दे देंगे ऑर्डर प्लेस करने में, और उससे क्या होगा कि आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा, मुझे अच्छा रिव्यू भी मिल जाएगा। तो आप 50-50 के दो ऑर्डर्स डलवा लें, और उसको जो 20% चार्ज है ना वो आप उसे छोड़ दें, और 20% डिस्काउंट दे दें। उससे क्या होगा, आपकी जो गिग है वो चलनी शुरू हो जाएगी। सो जो स्किल्स हम सीख रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर में काफी सारा काम पड़ा हुआ है, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये स्किल्स नहीं है जो हम कर रहे हैं। उनको इतना एक्यूरेट चीजों का नहीं पता जितना हम कर रहे हैं। तो आप वो प्रोजेक्ट्स गेन कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को गेन करके अपनी अपनी जो फाइवर है उसको चलाने की कोशिश करें, या किसी क्लाइंट को अपवर्क पे ला सकते हैं, अपवर्क पे लाने की कोशिश करें। नहीं, ऐसा इशू नहीं है। मेरे इस टाइम 3 अकाउंट्स फाइवर के ऊपर चल रहे हैं, तीनों ही मैंने डेमो के लिए बनाए थे, और तीनों के ऊपर ही मुझे डिफरेंट क्यूरीज आती हैं। तो वो 3 अकाउंट चल रहे हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैं एक पे काम भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो आप उस पे एट अ टाइम 2 अकाउंट भी आप चल रहे हैं, आप किसी एक अकाउंट जिसको चलाना चाह रहे हैं उसको आप एक्टिव कर लें, लैपटॉप पे भी और मोबाइल एप्लीकेशन पे भी। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके 2 अकाउंट होंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। जिस अकाउंट पे आपके रिव्यूज हैं, या जो अकाउंट जिस पे आपको लगता है आपकी गिग्स अच्छी बनी हुई है, आप उसको सिर्फ एक्टिव कर लें। दूसरे को आप रहने दें जहां पड़ा हुआ है, उसको ना एक्टिव करें। अच्छा मोहसिन, आपका क्वेश्चन है कि अपवर्क पे 40% प्रोफाइल हुई है। हाँ, 40% को 100% करने के लिए आपको सारी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी पड़ेगी। पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड करें, पोर्टफोलियो इमेजेस ऐड करें, एजुकेशन ऐड करें, वर्क एक्सपीरियंस ऐड करें, वर्क हिस्ट्री ऐड करें, ठीक है? और उसके अलावा जो है तकरीबन ये सारी चीजें अगर आप ऐड कर देंगे, अपनी सोशल प्रोफाइल अटैच करेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, तो अप टू 90% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो 100% करने के लिए अगर आप पोर्टफोलियो आइटम्स जो है, हर पोर्टफोलियो आइटम के 5 परसेंटेज है,
तो अगर आप 5 या 6 पोर्टफोलियो आइटम्स ऐड कर देते हैं तो आपकी 20-30% यहीं से इंक्रीज हो जाती है, तो इससे आपके ऊपर प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं आऊंगा दोबारा इस चीज के ऊपर लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। तब तक आप अपने तौर पर ट्राई करें। मुझे जिस चीज की परेशानी है कि मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं स्किप करके, मुझे वर्डप्रेस करवाना बहुत आसान है, मुझे वर्डप्रेस के ऊपर लेक्चर्स देना बहुत आसान है, मुझे कस्टमाइजेशन कराना बहुत आसान है, क्योंकि मेरा डेली का टास्क है। बेसिक्स के अंदर आके समटाइम्स मुझे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो अगर आप लोगों को बेसिक्स आती हैं, मतलब 2-3 लोग हैं जो अड़ते हैं बेसिक्स के ऊपर, तो काइंडली आप अपना थोड़ा सा खुद अगर देख लें तो काफी सारे लोगों का जो है वो टाइम सेव हो जाता है उससे। ऐसा देखें, फ्रीलांसर को ना आप अपने क्लाइंट को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने का तरीका होता है, अगर आप डायरेक्ट किसी को कहेंगे जी वो प्रोजेक्ट डाल के आपको पिक कर ले, तो दैट इज रॉन्ग। आपको बताता हूँ। ये देखें, और उसका फायदा भी है, आपको जीरो कमीशन पे करना पड़ता है। यानी अगर आपका फ्रीलांसर का अकाउंट है, आपका अपवर्क का अकाउंट है, तो आप अपने अपवर्क या फ्रीलांसर के अकाउंट के ऊपर अपने क्लाइंट को इनवाइट कर सकते हैं, किसी लोकल बंदे को आप वहां पे इनवाइट कर लें। ब्रिंग योर क्लाइंट्स टू फ्रीलांसर एंड पे 0% कमीशन। जिस बंदे को आप खुद इनवाइट करके फ्रीलांसर पे ला रहे हैं, वो फ्रीलांसर को कमीशन देगा, लेकिन आपका जो 20% जो आप देते हैं वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस बंदे का ईमेल एड्रेस एंटर करें और उसको भेज दें। जैसे मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके गेट 0% कमीशन नाउ करता हूँ, तो उस बंदे को ईमेल चली जाएगी, इस ईमेल में उसका अकाउंट क्रिएट करने का लिंक मिलेगा। वहां से वो अकाउंट क्रिएट करेगा, अकाउंट क्रिएट करके फिर वहां से वो प्रोजेक्ट आपको डाल के साइन करेगा, तो आपको इशू नहीं आएगा, फिर आपकी प्रोफाइल का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा करते हैं, आप उसको कहते हैं जी प्रोजेक्ट डालो, और आप उसको एक प्रपोजल भेजें, और आपके प्रपोजल की प्राइस भी कम हो, और वो उनका जो सिस्टम है, उनका जो बेसिकली एल्गोरिदम है जो कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये वाली जो डील है ये प्री प्लान्ड है, ये डील इस तरह की नहीं है कि इसके ऊपर प्रपोजल अप्लाई हो रहा है तो उस वजह से आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है। तो ये काम ना आपने अपवर्क पे करना है, ना आपने फ्रीलांसर पे करना है। काम करने का तरीका क्या कि आप जिस बंदे को अपने अपवर्क पे लाना चाह रहे हैं, फ्रीलांसर पे लाना चाह रहे हैं, वो आप उसको इनवाइट करें, या वो प्रोजेक्ट जॉब डाले ही सिर्फ आपके लिए, जहां पे वो जॉब डाले वहां पे यूजर सिलेक्शन में आपका नाम डाले, ताकि पता लगे कि वो वहां पे उसको ऐड कर रहा है या आपको आपको स्पेसिफिकली आपके लिए जॉब क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह करे कि एक जॉब डाल दे और आप उस पे एक दो बिड करें, और बाकियों की निस्बत आपकी बिड, आपके रिव्यू भी ना हो, और आपकी बिड की क्वालिटी भी ना हो, और आपकी प्राइस भी कम हो, तो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। इसी तरह अपवर्क के ऊपर भी आप कर सकते हैं, अपवर्क के ऊपर इनवाइट योर क्लाइंट। ठीक है। यहाँ पे लिंक होगा, अपवर्क की प्राइस पहले इनवाइट करने के ऊपर, जो जो बंदा आपके इनविटेशन से एक अकाउंट बनाता था, वो प्रोजेक्ट डालता था, तो आपको $0 पे करना पड़ता था। लेकिन बाद में चेंज हो गया, उन्होंने रख दिया कि आप $1,000 तक किसी बंदे के साथ अगर आप खुद भी इनवाइट करते हैं और $1,000 वो आपको दे देता, उसके बाद थ्रू आउट लाइफ टाइम 0% आपको कमीशन पे करनी पड़ती है। इसके में
मैंने प्रोफाइल में देखा देयर इज एन ऑप्शन टू सेंड योर क्लाइंट एन ईमेल। पहले भी था, यहाँ पे अपवर्क का लिंक भी था, अभी राइट नाउ इन डिस्कशंस में नहीं आ रहा, मे बी वो अपडेट हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे लोग यू कैन जस्ट टेल क्लाइंट्स टू गो टू upwork.com इफ यू मीन द 0% फी आफ्टर दिस बाय इनविटेशन ओनली, यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दैट, इट इज ओनली फॉर द टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स। यानी टॉप रेटेड फ्रीलांसर जो है उनको 0% मिलेगा, क्योंकि अपवर्क ने चेंज कर दिया। लोग करते क्या थे, लोकली किसी भी बंदे को अपवर्क पे इनवाइट भेज के उससे $100,000 से वो डलवा के अपने आप को जो टॉप रेटेड करवा लेते थे। तो दे डिटेक्टेड कि यार ये सिस्टम फॉल्टी है, तो इस वजह से फिर उन्होंने टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स के लिए फैसिलिटी रखी है। तो अपवर्क में भी ये चीज है कि आप अपने क्लाइंट्स को कर सकते हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स जो है वो कर सकते हैं, लेकिन टॉप रेटेड करने के लिए आपको आई थिंक पर ईयर $2,000 की आप अगर आप अर्निंग करते हैं तो यू स्टे टॉप रेटेड ऑन अपवर्क। लेकिन ये कि फैसिलिटी उसमें भी है, तो फ्रीलांसर में भी अगर आपने करना है तो आप इस तरह से इनवाइट भेज के लॉग इन करके अपना इनवाइट योर क्लाइंट का आपके पास आ रहा होगा प्रोफाइल में, वहां से आप अपने क्लाइंट को इनवाइट करेंगे तो आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है। और रह गई फाइवर की बात, फाइवर का काम इसी तरह से, फाइवर के ऊपर आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप जिस बंदे से काम ले रहे हैं उसके साथ सारी कम्युनिकेशन फाइवर के ऊपर रखें, आउट ऑफ फाइवर ना रखें, और वहां पे कोई ईमेल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो ना दें जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो उसका मसला हो कि आपको वार्निंग मिल रही है। तीसरी चीज, जिससे भी आप ऑर्डर डलवा रहे हैं उसके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्टिल सारी फाइवर के ऊपर ही होनी चाहिए, आउट ऑफ फाइवर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता ही है कि आपने ऑर्डर डलवा लिया फाइवर के ऊपर, आप कम्युनिकेशन आप उसके साथ स्काइप पे या फोन पे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत कम है और ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो दैट लुक्स नॉन जेन्युइन। तो फाइवर का एल्गोरिदम उसे डिटेक्ट कर लेता है। सो कोशिश करें जिस बंदे से ऑर्डर डलवाएं उससे उसका आईपी एड्रेस एक तो सेम ना हो, आप सेम टेबल पे बैठ के ये काम ना कर रहे हो। कोशिश करें कि डिफरेंट सिटी का हो, सेम सिटी में समटाइम इशू आ जाता है, डिफरेंट सिटी का हो तो भी जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, आईपी एड्रेसेस चेंज होते हैं। और बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप दोनों एक ही आईपी एड्रेस पे बैठ के काम कर रहे हैं। थर्ड ये कि ऐसा ना हो कि आप एक ही सिस्टम से बायर बने हुए और एक ही सिस्टम से सेलर बने हुए आप ये काम कर रहे हैं। तो जेन्युइन क्लाइंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन फाइवर के ऊपर होनी चाहिए, और ऑर्डर कंप्लीशन सब कुछ फाइवर के ऊपर होना चाहिए, तो फिर आप वार्निंग से भी बच जाएंगे। और फ्रीलांसर पे आप खुद क्लाइंट को इनवाइट करें, बजाय इसके कि वो प्रोजेक्ट डाल के आप उसको बिड भेजें और ऊपर 50 लोगों की लाइन लगी हो जिनके 25 25 50 50 रिव्यूज हैं, और नीचे आपके 0 रिव्यूज पे वो आपको वो काम मिल जाए फौरन से, वो किसी और को चेक भी ना करे। क्योंकि जो बंदा जेन्युइनली किसी को हायर करने लगता है वो कम से कम 5 7 लोगों का इंटरव्यू करता है और उसके बाद किसी को हायर करता है। तो अगर आप किसी बंदे के साथ काम कर रहे हैं, वो बंदा भी सेम कंट्री का है और उसने प्रोजेक्ट डाला और आपने बिड किया और उसने फौरन से आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपके 0 रिव्यूज हैं, आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी रेलिवेंट नहीं है, और आप वो आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है, तो डेफिनेटली उनका एल्गोरिदम उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये अकेले आपके साथ नहीं हुआ। आई ट्राइड टू ऐड अ डमी प्रोजेक्ट इन 2016 ओवर अ प्रोफाइल, जिसमें मेरे कुछ पैसे भी थे, तकरीबन ₹1.25 लाख मेरा अकाउंट में था, और जस्ट टू गेट मोर रिव्यूज आई ट्राइड दिस, एंड दे डिटेक्टेड इट एंड दे डीएक्टिवेटेड माय प्रोफाइल, और वो ₹1.25 लाख भी मेरा जाया हो गया। और जिस बंदे के साथ मैं मतलब काम कर रहा था क्लाइंट, उसके साथ मेरी आउट ऑफ प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन नहीं थी, वो भी उसके साथ भी कांटेक्ट मेरा खत्म हो गया। और इस बंदे के साथ भी जिससे मेरा ऑर्डर डलना था उसको भी पेमेंट मैंने करनी है और मेरे पैसे भी खत्म हो गए। सो दिस हैपेंस विद यू। कोशिश करें दो नंबरी ना करें। ठीक है। जेन्युइन काम करेंगे तो डेफिनेटली वो डिटेक्ट नहीं होगा, अगर आप दो नंबरी करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो 6 महीने बाद आप जो है उस लेवल पे आ जाएं वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप दो नंबरी करके दूसरे महीने वहां पे आने की कोशिश करें। दैट मेक्स यू मैड एट सम पॉइंट। तो सेम है ना, तो सेम आईपी एड्रेस से तो कभी ये काम नहीं करना चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि आप एक ही आईपी एड्रेस से लॉग इन करके एज अ बायर, दूसरे से एज अ सेलर आप एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। वेस्ट में बेशक ऐसा ना हो सकता है दोनों लोग डिस्कशन कर रहे हैं कैफे में बैठ के एक दूसरे को प्रोजेक्ट दे रहे हो, तो वहां पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। तो जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो ये जनूबी एशिया का खिता है, इसमें उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। अगर आप यहाँ पे ये चीज करेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी कॉट फॉर जिसे आप कहते हैं कि फ्रॉड, और आपको ईमेल में कह देंगे आपने ये कोशिश की है इसलिए हम आपको दोबारा अलाउ नहीं करेंगे आप अपने प्लेटफॉर्म पे काम करें। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट मेक द प्रोफाइल, कोशिश करें कि आप अपनी जोन की डिफरेंट डिवाइस ले लें, उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट हो, डिफरेंट डिवाइस से अकाउंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। एचपीएल डेबिट कार्ड अटैच किया है, वॉलेट वर्क या मेजान एसेसरी है, पेमेंट मेथड थोड़ा एक्सप्लेन करने का लिए। अच्छा, अपवर्क के ऊपर अगर आपको क्रेडिट बाय करने के लिए पैसे देने हैं तो यू शुड यूज मेजान। ठीक है, क्योंकि जब आप फ्रीलांसर प्लस की मेंबरशिप लेते हैं तो फ्रीलांसर प्लस की मेंबरशिप में आपको अपवर्क के कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं, वहां पे आपका मिजान काम करता है। अगर किसी का एमसीबी एचपीएल काम करता है तो डेफिनेटली आप उसको यूज कर लें। मेरे लिए वो काम नहीं किया, आई हैड माय ओन क्रेडिट कार्ड तो मैंने वो यूज किया था।
तो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, मिजान का जो आपका कार्ड है वो कनेक्ट बाय करने के लिए चल जाता है। ठीक है, तो आप उसे यूज कर लें। लेकिन अगर आपने पेमेंट मंगवानी है, विड्रॉल के लिए आप लगाते हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, विड्रॉल में कोई मसला नहीं है। कनेक्ट बाय करने के लिए देयर इज एन इशू। यू गाइस गॉट माय पॉइंट? चले, कोई बात नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें सीख जाते हैं आप। बाकी इंशाल्लाह एसक्यूएल का जो पोर्शन है डब्ल्यू सी स्कूल से काइंडली इसको कवर करें। और कोई चीज़ अगर हो जाती है, पेंडिंग में रहती है, कोई इशू होता है, तो लेट मी नो। और चीज़ें इंशाल्लाह ऐसा ऐसा कवर हो जाएंगी। मैं आपको सारा इसीलिए सारी सारी चीज़ों से गाइड करता जा रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ का मैं 20 30 40% करवाता जा रहा हूँ, ताकि आपको उन चीज़ों का आइडिया हो। एंड व्हेन दिस ट्रेनिंग एंड्स, आपको पता हो कि इस 40% से आगे मैं खुद चल के जा सकता हूँ, ताकि आपको इशू ना आए। आपको तकरीबन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और बाकी जो आप ज्यादातर सीखते हैं वो काम करते हुए सीखते हैं। जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप उसमें ज्यादा आपकी लर्निंग होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे गपशप होती है कल। अपना तो अपना जो आपका काम है पिछला पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिनका पीएचपी की वेबसाइट वाला काम है वो कंप्लीट करें। जिनको आज एसक्यूएल का बताया, जिनको नहीं आती हैं चीजें, काइंडली एसक्यूएल को कंसल्ट करना शुरू करें, ताकि विद इन 2 days यू गाइस लर्न हाउ टू वर्क विद एसक्यूएल। देन विल मूव ऑन टू आवर प्रोजेक्ट, उसको कंप्लीट करेंगे एंड विल मूव टुवर्ड कस्टमाइजेशन। अल्लाह हाफिज।